आपने पेट्रोल 90 वाला 270 रुपए लीटर कर दिया है, नहीं तो इतना बड़ा कब्रिस्तान बनाएंगे कहाँ से? मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि आपने 3-4 बेगमात छुपाई हुई भी हैं। शारा कायदीन है, शहीद मिल्लत रोड है, कोरंगी रोड है, इसको हम बिल्कुल स्मूथ करना चाहते हैं। पहला काम, वो बाल जो जाया हो चुके होते हैं, गिर चुके होते हैं, जा चुके होते हैं, वो बाल दोबारा वापस आ जाते हैं। हमारा ये जो ऑयल है ना, जिस सिरम है, ये इरिटेंट का काम करता है। हम उनको शिफ्ट कर देंगे ना, पाकिस्तान इमिग्रेशन दे देंगे, पासपोर्ट भी दे देंगे, फिर शायद नेशनल टीम का हिस्सा बन जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक सबको। अल्लाह करे कि ये मुबारक दिन हमारी जिंदगियों के लिए और हमारे मुल्क के तमाम मसाइल दूर करे, क्योंकि हम बड़े मसाइल में घिरे हैं, लेकिन फिर भी मॉर्निंग शो है तो इसलिए हम हमेशा हैप्पी रहते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू टू सरिश। थैंक यू सो मच तला। और जनाब, तला की मॉर्निंग तो कॉफ़ी के साथ इस वक्त हो चुकी है और तला कॉफ़ी को खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। थैंक यू हकीम भाई। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और कोट ऑफ द डे सबसे पहले, जैसे कि हमारा मामूल है, हम शामिल करते हैं। तो मशहूर कौल है कि हराम सिर्फ वही नहीं जो हराम कर दिया गया है, बल्कि ऐन हलाल रिस्क भी उस वक्त हराम हो जाता है जब उसका हुसूल मक्कारी, फरेब और चालबाजी से हो। तो महंगाई के इस दौर में नाजायज़ मुनाफाखोरी से गुरेज करें, वक्ती फ़ायदे के लिए अपना देरीना नुकसान ना करें। ये हम अपने हम वतनों को, बहन भाइयों का हमें ख्याल करना होगा, क्योंकि मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो ये वक्त भी तलहा गुजर जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, आज से नहीं है, काफ़ी सालों से। और जब भी हालात ख़राब होते हैं ये उरूज पे आ जाते हैं। मैं अपने प्यारे मुसलमान भाइयों बहनों को याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपके पास बहुत सारा हलाल पैसा हो, उसके अंदर थोड़ा सा भी हराम मिल जाए तो वो सारा हराम हो जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा क़यामत से पहले कि जब लोग अपना हलाल भी हराम करके खाएंगे। वो यही है कि हम अपनी हलाल कमाई को मिक्स कर देते हैं। 1 रुपया भी हराम उसमें मिल जाए तो वो सारा का सारा काला हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि याद रखिएगा, अगर आप हलाल खाएंगे, अपनी औलाद को हलाल खिलाएंगे तो ही औलाद हलाली होगी, वरना आपको मालूम है हराम खिलाने से औलाद क्या। बिल्कुल ऐसा ही। और हमारे बड़े एग्जाम्पल्स दे के ये सब बातें समझाते हैं, हमें समझ नहीं आती है जो कि समझनी चाहिए हमें। हर बड़ी खबर शामिल करते हैं। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड और अवाम की कमर तोड़ दी। फरवरी में शरह 31% से भी तजावुज कर गई। डॉलर की कदर में भी 19 रुपए का इजाफा। ओपन मार्केट में 300 रुपया क्रॉस कर गया। मॉनेटरी पॉलिसी में 3% इजाफे के बाद शरह सूद 20% हो गई। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा के मुंह से जीत छीन ली। ग्लैडिएटर्स को PSL में 5वीं शिकस्त। सरफराज अहमद को समझना होगा कि डर के आगे ही जीत है। गैरिजन फुटबॉल एकेडमी की कुड़ियों ने कमाल कर दिया। फर्स्ट ओलंपियाड फुटसॉल चैंपियनशिप जीत ली है। फाते टीम की बासलाहियत खिलाड़ी आज मेहमान होंगी। और शहर कायद में छुपे टैलेंट की तलाश। कराची गेम्स का आगाज आज से हो रहा है। नौजवान फुटबॉल, क्रिकेट समेत दीगर खेलों में सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। तलहा, इस वक्त जो हमने स्टोरीज शेयर की हैं, मैं तो डॉलर की कीमत सुन के मेरे तो खुश हो गई हूँ। आपके पास जो 50 लाख डॉलर घर पे रखे हुए हैं उनकी कीमत में इजाफा हो गया है और आप आज करोड़पति नहीं अरबपति बन गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम ट्रेंड्स शामिल करते हैं। आज के हमारे जो ट्रेंड्स हैं उनमें सबसे टॉप ट्रेंड है इस वक्त लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। हमारे प्रोड्यूसर साहब प्लीज थोड़ा सा जरा ख्याल करें, तवज्जो दें। पाकिस्तान सुपर लीग के 18वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 17 रन से शिकस्त दे दी है, जिसके बाद से ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। टॉप ट्रेंड में अब तक 14,000 से ज्यादा सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। डेली बेसिस पे आपको पता है PSL पे ट्वीट्स तो हो रहे हैं, मीम्स बन रही हैं, मजे आ रहे हैं, इवेंट को फुल इंजॉय किया जा रहा है। गो के महंगाई है तो ये ताज़ा हवा का झोंका है इस महंगाई के दौर में। यकीनन और ये PSL देखने के बाद अब लोग ज्यादा बोलने लगे हैं। क्या लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है। अगले वाला जुमला मैं नहीं बोलूंगी, वो रहने दे। दिल पे ना ले।
लेकिन लाहौर ने प्रूव कर दिया है कि दे आर द बेस्ट राइट नाउ। क्रिकेट के अंदर जो है उन्होंने धमाल मचाया हुआ है, भंगड़ा डाला हुआ है और वो छाए हुए हैं। और दूसरा जो टॉप ट्रेंड है जनाब वो वही है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे तो आसान खता हो गए हैं और डॉलर है कि बस वो ऊपर ही जा रहा है। टॉप ट्रेंड बना हुआ है डॉलर और हुकूमती मुआशी तनज़ुली के रिकॉर्ड इस वक्त हम देख रहे हैं कायम हो रहे हैं। एक ही दिन में डॉलर 19 रुपए मजीद महंगा हो गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए का हो गया। और ट्रेंड में किसने लिखा पैसा ही पैसा होगा, तो किसी ने लिखा कि मजाक हो रहा है या क्या हो रहा है। तो जनाब वही बात है कि आपको पता ही है डॉलर ऊपर जाए तो सब कुछ महंगा हो जाता है। गाड़ियां तो अब मेरा ख्याल है एक खरीदना सोच से बाहर होता जा रहा है। लेकिन फिर भी आपकी इत्तला के लिए कि हम 1.5-2 बिलियन डॉलर की गाड़ियां हर साल खरीदते हैं बाहर से, लेकिन यकीनन हमें याद रखना चाहिए कि डॉलर इतना ऊपर क्यों जा रहा है। पहले डॉलर को रेगुलेट किया जा रहा था, कंट्रोल किया जा रहा था, आर्टिफिशियली भी तो आर्टिफिशियली नंबर फजिंग के जरिए भी उस पर ताकत डाल के उसको कंट्रोल किया जा रहा था। और फिर बीच में एक वक्त ऐसा आया कि जब बोला गया कि डॉलर को हम फ्री मार्केट दे देंगे। अफगानिस्तान रोज $1 मिलियन जाता है, अब वहां से डिमांड बढ़ती जा रही है, यहाँ पे रेट बढ़ता जा रहा है, डॉलर इजिली स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान, कोई उसको रोक नहीं सकता क्योंकि वहां से अच्छा रेट मिल रहा है। अगर एक दिन में 19 रुपए डॉलर बढ़ गया है और फिर भी कोई ये समझता है कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ है तो सलाम पेश करता हूं। और जनाब मैं आपको एक बात बताऊं, डार साहब के जो दावे थे ना वो यकीन करें बहुत मायूस किया उन्होंने। या तो इंसान दावा ना करे, खैर बस सब क्या कह सकते हैं, उनकी अपनी जमात के लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ महंगाई की बात करते हैं क्योंकि डॉलर से ही जुड़ी है ये महंगाई जो कि बढ़ती ही जा रही है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। महंगाई का ये आलम है कि घर के कफील नफसियाती मरीज बनते जा रहे हैं। दूध पीने वाले बच्चों को वालिदैन जबरदस्ती अब रोटी खिलाने पर मजबूर है कि किसी तरह इनका पेट भर जाए। अल्लाहु अकबर। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए जेडीसी के रहनुमा जफर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जफर साहब बहुत शुक्रिया आपके, आपने अपना वक्त दिया। आम लोगों के फहम के मुताबिक हम बात करते हैं, डॉलर कहाँ गया, IMF शराइत क्या हैं, सब एक तरफ। ये बताएं कि नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, ये 3 वक्त की रोटी इस वक्त शहरियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। और साथ फ्री ट्रांसपोर्ट की क्या जरूरत आ पड़ी। सुना है कि आप फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त ये हो गई है लोगों के लिए कि एक आम सिक्योरिटी गार्ड की, एक आम क्लर्क की तनख्वाह, ये जो बेचारे मास्टर्स करके फ्रेश नौकरियों पे लग रहे हैं, किसी की 16,000, किसी की 18,000, किसी की 25,000 रुपए तनख्वाह है। इतनी कम तनख्वाह के अंदर जब वो 2 बसें तब्दील करके अपने दफ्तर पहुंचते हैं तो 80 रुपए यानी 160 रुपए उनकी जेब से किराया लग चुका होता है। फिर जब वापस आते हैं फिर वही 160 रुपए 80 रुपए करके उनकी जेब से लगता है। इसका मतलब तकरीबन 320 रुपए एक दिन का किराया उनकी जेब से लग रहा है। जब 9,000 रुपए महीने में वो किराया खर्च करेंगे तो उसके बाद आप बताएं 16 में से अगर 9,000 रुपए लगे 7,000 में जिंदा कैसे रहेंगे। आपने रोटी 10 रुपए वाली 25 रुपए की कर दी है, आपने पेट्रोल 90 वाला 270 रुपए लीटर कर दिया है, आपने आटा 300 रुपए का 10 किलो का बोरा था 1100 रुपए का कर दिया है। आप अगर नोट करें तो इस वक्त तो लोग अपना सर पीट रहे हैं, लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। लोग बात पे खुदकुशी की धमकियां दे रहे हैं। आप देखें गली गली चोरियां बढ़ गई हैं, डाके बढ़ गए, जो मतलब इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ऐसी हो गई है कि लोग रोएं किसके पास जाके। हुक्मरान इतने अमीर है, उनको मिडिल क्लास फैमिली के गम का, दर्द का कोई अंदाजा नहीं है। फलाही इदारे एम्बुलेंसें चलाते थे ना, अब हमने बसें शुरू कर दी है कराची में। हमने प्रोजेक्ट का ऐलान किया, हम फ्री बस सर्विस चलाएंगे। हम चलाएंगे सरजानी से लेकर टावर तक, हम चलाएंगे सोराबकोट से लेकर कायदाबाद तक। क्यों? लोग पैदल सफर कर रहे हैं। जो बाप सुबह घर से 8 बजे निकलता था ऑफिस के लिए, अब 6:30 बजे निकल रहा है कि बेटा मैं 1.5 घंटे पैदल चल के जाऊंगा। जो बाप नौकरी करके अपने बच्चों के पास शाम 7 बजे पहुंच जाता था, अब रात 9:30 बजे पहुंच रहा है, पैदल घर आ रहे हैं। क्यों? आप मुझे बताएं ना, बाइक के ऊपर अगर आदमी अपने ऑफिस जाए, 2-4 काम करे और वापस आए, 2 लीटर पेट्रोल लग रहा है। जो शख्स 600 रुपए का दिन का पेट्रोल जलाएगा, महीने का 18,000 का, तो वो बाकी 2,000 रुपए कहां से लाएगा देने के पेट्रोल की? उसकी तनख्वाह तो 16,000 रुपए। भारतीय हुकूमत को सोचना पड़ेगा, लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा, नहीं तो इतना बड़ा कब्रिस्तान बनाएंगे कहां से जहां पे 20-22 करोड़ लोगों को दफनाएंगे जो मर जाएंगे भूख से। जफर साहब कौन सोचेगा? अगर इनको सोच तो अब तक सोच चुके होते। ये ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, कहाँ उठेंगे? माशाल्लाह से आपके दस्तरखान हम देखते हैं हर जगह होते हैं और बड़ी तादाद में लोग वहाँ से खाना भी खाते हैं। मैं ये भी सोचता हूँ कि आपके एक्सपेंसेस किस तरीके से बढ़ रहे होंगे, कितने अखराजात बढ़ रहे होंगे। और कुछ लोग ये भी आपके ऊपर तासुर दे रहे होते हैं आपके दस्तरखानों के लिए कि वहाँ से दूसरे लोग यानी कि जो गैर कानूनी मुकीम हैं, नशा आवर लोग हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं बनिस्बत सफ़ेद पोश के। थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए हमारे इस वक्त पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, कराची में 28 दस्तरखान चल रहे हैं जिसमें तमाम सरकारी अस्पताल, जिना सिविल, अब्बासी, कतर, बैतुल सुकून कैंसर का अस्पताल, सोराबकोट, जौहर मोड़, हर जगह तंदूर लगा दिए, किचन लगा दिए, जहां
देखिए, एक एक दस्तरखान का खर्चा अगर महीने का 70 लाख रुपए था, तो आटा 4 गुना बढ़ गया, दाल 3 गुना बढ़ गई, तेल 5 गुना बढ़ गया, उसका खर्चा करोड़ों में चला गया है। फिर आजाद कश्मीर में DHQ अस्पताल में देख ले 5-5 हजार लोगों को खाना रोजाना हम दे रहे हैं, हमारा रेस्टोरेंट बना हुआ है। पिंडी देख ले, इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल देख ले, मिट्टी थड़ देख ले, लाहौर फिरोजपुर रोड देख ले, हमारा पाकिस्तान भर में जहां भी काम था खर्चा कई 100 गुना बढ़ गया है भाई। मांगे किससे? हम तो सिर्फ बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों से अपीलें कर रहे हैं कि तुम्हारा डॉलर यहाँ पर एक नेमत बन गया, भेज दो अल्लाह के वास्ते, पाउंड यूरो कुछ दो, तुम्हारे लोगों को जरूरत है। किस मुल्क में ऐसा होता है कि फलाई इदारे फ्री बसें चल रही हैं? अच्छा जफर साहब, इस वक्त घर की माहाना तनख्वाह आपके ख्याल में कितनी होनी चाहिए? क्योंकि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह तो हर साल जून के बजट में 10-15% बढ़ जाती है, सबको पता है। प्राइवेट इदारों में ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता। क्या समझते हैं इस वक्त फीकस माहाना तनख्वाह क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं कह रहा हूं, अगर कोई इज्जत से जिंदा रहना चाहता है, वो कह दे मैं अपने बच्चों की शादियां नहीं करूंगा, मेरे घर में कोई भी बीमार होगा मैं उसका इलाज नहीं कराऊंगा भले वो मर जाए, मेरे खानदान में कोई तकरीब होगी मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ जिंदा रहने के लिए अगर उसको बजट दिया जाए, जो किराए के घर में रहता है, तो कम से कम 85,000 रुपए महीने अगर उसको मिलेंगे तो वो इज्जत के साथ बच्चों को पढ़ा लिखा के, किराया दे के, बिजली का बिल दे के जिंदा रहेगा। 30 से 35,000 रुपए 2 घर के कम फ्लैट का रेंट है। 10,000 रुपए फ्लैट की यूनियन वाले ले लेंगे, 45,000 रुपए, 15,000 रुपए आपसे के इलेक्ट्रिक ले लेगी, बचे क्या जब 60,000 रुपए यहाँ दे दिए। तो बात ये कि लोगों को कोई सोच ही नहीं रहा लोगों के लिए। और मैं एक और अपील करूंगा, प्राइवेट सेक्टर, जितने प्राइवेट कंपनियों के मालिकान है, ओ भाई आपने अपने मुलाजिमों को मोटरसाइकिलें तो दे दी हैं कि ये लो बेटा मोटरसाइकिल, पेट्रोल कौन देगा भाई? वो जो तनख्वाह उसकी थी 30,000 रुपए, अब वो उसमें से 25,000 का पेट्रोल डलवाएगा, तो ये आपने एहसान नहीं किया। आप वापस ले लीजिए भाई अपनी मोटरसाइकिलें, अगर पेट्रोल दे सकते हैं तो लोगों को दें, बसूरत दीगर उनको फ्री ट्रांसपोर्ट देते, बस। किसी को शौक नहीं है कि आपकी मोटरसाइकिल अपने रिश्तेदारों के घर जाएगा, मर गए लोग यहाँ के। सही। ये बताइए मुझे कि आने वाला वक्त कैसा होगा? यकीनन सुबह सवेरे हमारी कोशिश होती है कि हम कोई नेगेटिव बात ना करें, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं, अगर सच की बात की जाए और आपसे सच पूछा जाए कि आने वाला वक्त कैसा होगा, क्योंकि अब हालात उस नहज पे आ गए हैं, उस लेवल पे आ गए हैं जो आज तक हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बुरे हालात नहीं थे। आपकी नज़र में आने वाला वक्त कैसा होगा? मैं आने वाले सालों में पाकिस्तान के हालात ये देख रहा हूँ कि जिस तरह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां लॉन्च होती हैं, उसी तरह से कब्रिस्तान लॉन्च होंगे, क्योंकि लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस महंगाई में लोग मर जाएंगे जब कोई अपना इलाज ही नहीं करा पाएगा। आप यकीन करें, अभी मैंने हम फ्री लैब बना रहे हैं, करोड़ों लाखों रुपए के टेस्ट फ्री में होंगे हर मरीज के। तो अभी हमें पीछे से खबर मिली है कि जो डॉक्टर माफियाज हैं उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है, क्योंकि भाई जो माफिया वाले डॉक्टर हैं, जो 2 नंबर डॉक्टर हैं, वो जब किसी मरीज को टेस्ट लिख के देते हैं तो उसमें आधा पैसा उनको देती है लैब। तो वो जब देखेंगे फ्री में 1-1 लाख रुपए के टेस्ट हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो कह रहे हैं हम पहले से ही कैंपेन चलाएंगे कि हम JDC की लैब टेस्ट नहीं मांगते। भाई दुनिया की सबसे महंगी, सबसे बड़ी कंपनी की मशीनें उतर गई हैं नुमाइश के रंगी पे JDC की फ्री लैब में। दुनिया के जो सबसे टॉप डॉक्टर हैं सब उतर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हम अपना फ्यूचर कैसे देखें? हमारे पास बिजली माफिया, हमारे पास डॉक्टर माफिया, हमारे पास अस्पताल माफिया, हमारे पास स्कूल माफिया, सरकारी इदारों में चले जाए, कोई काम बगैर पैसे के करा के दिखा दे। बिल्कुल आपने ठीक कहा है जफर, हर माफिया बैठा हुआ है और ये सितम ज़रीफ़ी है। न जाने डॉक्टर्स को वैसे तो मसीहा कहा जाता है, लेकिन अगर वो माफिया बन के ऐसे बिजनेस कर रहे हैं तो बड़ी अफसोस की बात है। इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए आज हमने खास गेस्ट को जफर अब्बास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं सर। बिल्कुल तला, आपने बहुत अच्छा किया, उनका शुक्रिया अदा कर दिया। तो जनाब, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं। सेगमेंट में हम बात करेंगे हर्बल जो अद्वियात हैं या टोटके हैं घरेलू, उनके साथ किस तरीके से इलाज किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर नासाका ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, सिचुएशन आपके सामने है, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि एक गरीब आदमी पूरी कोशिश करता है कि घर में कुछ करके कावा शावा को बना लिया जाए और उसी से इलाज मुमकिन हो पाए। और जनाब आजकल आपको पता है मौसम भी चेंज हो रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? देखिए, सबसे पहले आपके बोर्ड की और तला साहब और आपका शुक्रिया कि आपका शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया, आप बुलाया यहाँ पर। देखिए, ये चीज़ आज से तो महंगाई नहीं बढ़ रही, शुरू से बढ़ते हुए आ रही है। मेरे ज़माने में तो 8 आने का बकरा लेता था, अब 8 आने का तो तस्वर नहीं कर सकते। 8 आना ही नहीं है अब तो, अब 8 आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बहरहाल अब के जो है, मैंने अपनी
4 क्लिनिक खोला हुआ है और मैं फी सबीलिल्लाह दवा देता हूँ। कैंसर का, लेट स्टेज कैंसर का इलाज करता हूँ। आपके तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि मुंह के कैंसर का इतना कैंसर फैल रहा है मुंह का, जो गुटखा, तंबाकू और ये सब चीज़ खा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपके इस टीवी के, इस बोल्ड टी चैनल के हवाले से मैं इनका हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि इतना लोगों को मैंने दवा बांटा मुंह के कैंसर की। अब मेरे पास मुंह के कैंसर की, ज़बान के कैंसर की, जबड़े के कैंसर की, गाल के कैंसर की, हलक के कैंसर की दवा नहीं है। लिहाजा मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि मेरी दवा मैं बाहर से मंगाता हूँ और फी सबीलिल्लाह बांटता हूँ। मेरा कोई पैसे नहीं लेता हूँ, मेरी देखने की कोई फीस नहीं है, मेरी देखने की फीस नहीं है, मेरी दवा के पैसे नहीं है, मैं फी सबीलिल्लाह। लोग 3-3 और 4-4 महीने की दवा लेके जाते हैं अमेरिका, कनाडा, बरतानिया वगैरह, यहाँ से पेशेंट मेरे पास आते हैं। अच्छा, मैं बता दूं नाज़रीन को कि डॉक्टर साहब फ्री में ये दवा देते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, अपने खर्च पे मंगवाते हैं और यहाँ पे फ्री में देते हैं। और वो ये बता रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है, स्पेशली मुंह के कैंसर की दवा। तो खुदारा ये गुटखा शुटका ये सब चीज़ें प्लीज़ इसको बंद करवाएं, ये मुज़र सेहत हैं। क्यों लोगों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है? मुझे ये बताएगा डॉक्टर साहब, ठीक है दवा तो अच्छी बात है कि आप मंगवाते भी हैं, उससे इलाज होता भी है, फीसबिल्लाह आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसका अजर भी देगा। घरेलू टोटकों की अगर बात की जाए तो उस पर मैं चाहूँगी, क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो ये चाहते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है, सफ़ेद पोश तबका परेशान है, आजकल नज़ला ज़ुकाम खांसी वायरल हुआ है, हर जगह पे आम है, घरेलू टोटका बताएं उसके लिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक घरेलू टोटका मैंने बताया था जब हमारे सदर इबाद साहब गवर्नर थे, उस वक्त सुन लीजिए ज़रा, उस वक्त डेंगू वायरस आया था। मैंने उसका टोटका बताया तो लोग पपीते के पत्ते को 500 रुपये में बेचने लगे। मैं इसलिए टोटका नहीं बताता हूँ कि लोग इसको तिजारत कर रहे हैं। तो मेरे पास बता दें, मैं उनको भेज दूँगा, दे दूँगा फ्री में। अगर 1000 पूरा पाकिस्तान भी उलट कर आ जाएगा तो मेरी दवा ख़त्म नहीं होगी, मैं सबको बांट रहा हूँ। अच्छा, नहीं घर में क्या इस्तेमाल किया जाए? घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसी से बता दें। देखिए घर में तो मैंने बताया हुआ डेंगू वायरस वगैरह के लिए, उसके लिए सब बताया। नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए जो आजकल आम है। जी हाँ, देखिए बहुत सारे किस्म के हैं। किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है कि किस किस्म की खांसी है। एक टोटका छोटा सा बता देता हूँ, बहुत छोटा सा। एक लौंग ले लीजिए, लौंग। अगर किसी को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं रुक रही है, एक लौंग ले लीजिए, उसको माचिस की तीली से जलाइए, चूल्हे से मत जलाइए। इसलिए नहीं जलाइए कि वो गैस से वो हो रहा है। माचिस की तीली से जला के जब जल जाए उसको बुझा के और उसे चूस लीजिए। खांसी, नज़ला, बुखार ये आपका उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। ये छोटा सा टोटका है। ज़बरदस्त। ये मैंने पहली दफ़ा सुना है कि आपने चूल्हे पर नहीं जलाना, उसको माचिस की तीली। अच्छा, लौंग मैं हमेशा खांसी में यूज़ करता हूँ। लौंग विदाउट अ डाउट बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट और एक बड़ा अच्छा एंटीबैक्टीरियल है। और दांतों के बीच में अगर बिना जलाए भी उसको दबा दें और उसका रस गले में जाने दे तो बड़ा रिलीफ मिलता है, बड़ा फ़ायदा होता है। जलाने का मकसद क्या होता है डॉक्टर साहब? देखिए जलाने का मकसद ये है कि जो उसके, अब ये चीज़ है जैसे एक कलम है, अरबों खरबों जरासीम जो आपको मुझे नज़र नहीं आ रहे वो उसमें चिपके हुए बैक्टीरिया वायरसेस, उसको माचिस की तीली से जलाओगे तो वो जल जाएगा, फिर उसे इस्तेमाल कर लीजिए। तो भूख मिटाने का कोई नुस्खा बता देंगे, भूख ना लगे। भूख आपको तो देख के ऐसे लगता है कि आप खाना खाते ही नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं आप। जो खाना नहीं खाता उसके कैंसर को सेल को फीड नहीं मिलता, प्रोटीन नहीं मिलता, तो वो कैंसर उसको बड़ा नहीं होता कैंसर। आप कितना खाना खाते हैं वैसे? मैं तो एक ही टाइम खाता हूँ और नाइट्रिक ऑक्साइड खाता हूँ बस। अब पूछेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? बता दें खुद से ही। जितनी सब्जियां हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड पर आती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ये खाने वालों को कभी कैंसर हो नहीं सकता। सही, जबरदस्त। अच्छा, यानी गोश्त खाना बंद कर दें, सब्जियों पे आ जाएं, शराफत अच्छा, गोश्त की बात करें जरा सुन लीजिए। जितनी भी जो चीज़ जानवर
या इंसान गोश्त खाता, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, मैं लोगों को इसके हवाले से बताना चाहता हूँ। जो गोश्त खाएगा उसको कैंसर ज़रूर होगा। अब जैसे कुत्ता बिल्ली गोश्त खाते हैं, आपने देखे कि अगर उसको ज़ख़म हो जाता है तो वो अपनी ज़बान से उसे हील अप करता है। इंसान गोश्त खाता है उसको कैंसर होता है, ठीक है ना। अब बताइए जो जानवर गोश्त नहीं खाता और नाइट्रिक ऑक्साइड खाता है उसको कौन सा कैंसर हुआ, मुझे एक जानवर का बता दीजिए। हाथी सबसे बड़ा जानवर है जो जंगल, कोई नहीं। घोड़ा गोश्त नहीं खाता, बकरा बोलते हैं ना 1 हाथ पावर की, 2 हाथ पावर की, 3 हाथ पावर का बोलते हैं ना हमने घोड़े का। तो इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड घोड़ा खाता है, जो मैं भी खाता हूँ। अभी आपकी 145 सीढ़ी चढ़ कर आया हूँ मैं, 145 सीढ़ियाँ 7th फ्लोर पे चढ़ कर आया हूँ। और देख लीजिए लोग तो मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि आपने 3-4 बेगमात छुपाई हुई हैं। एक ही काफ़ी है, आजकल के महंगाई के दौर में कहाँ 2 रख सकता है। एक अपने एक छोटी सी फैमिली को, मैंने 2 नहीं, मैंने कहा 3-4। आप पे इल्जाम 3-4 का है डॉक्टर साहब। अच्छा चले जनाब, हम थोड़ी सी डॉक्टर साहब से एक बड़ी दिलचस्प बात अब पूछने वाले हैं। डॉक्टर साहब, नाखूनों से मर्ज़ की तशख़ीस कैसे होती है और हमें नाखूनों का कितना ख्याल रखना चाहिए, आज ये राज हमारे नाज़रीन को बता दें। देखिए, अल्लाह पाक ने पूरी बॉडी बनाया हुआ है, सुभान अल्लाह, जिसमें नाखून भी है, अल्लाह पाक ने बनाया। सुभान अल्लाह। इसका मैं वाहिद हूँ इस मुल्क में, बल्कि इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में आई एम दी ओनली वन। मैं 1929 को पैदा हुआ, 1929 को पैदा हुआ। जब मैं पैदा हुआ तो रोया नहीं। जो नहीं रोता है उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाती है, वो एब नॉर्मल होता है। तो मैं रोया नहीं, तो मैं एब नॉर्मल था। तो मेरी माँ प्रोफेसर थी, मेरे वालिद साहब भी प्रोफेसर थे, तो और मेरी दादी और मेरी फुप्पी और मेरे दादा होते थे, हम घर में इतने ही लोग थे। तो मैं पैदा हुआ तो रोया नहीं, तो मैं एब नॉर्मल था। मेरी माँ ने मुझे पाली, मेरे को होश नहीं। 3 साल तक मेरी माँ ने पाली। 3 साल के बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया, तो मेरी दादी ने पाली 6 साल तक। मैं 9 साल का हुआ, अचानक मेरी नींद खुली फजर में, सब लोग घर में पड़े तो मैं निकल के चला गया, मुझे नहीं मालूम। पहली दफ़ा मैं निकल गया, जंगल में गया। वहाँ से आने के बाद उस वक्त मेरी 9 साल की उम्र थी, गया। अब ज़ाहिर है उस ज़माने में तो इतना वो नहीं था, सिर्फ रेडियो था ना, टीवी वगैरह तो नहीं था, मुनादी हुआ करती थी। बहरहाल जैसे मगरिब की अजान हुई, मैं अपने इतने घर लगे तो मैं अपने घर पर आया। दादी ने बोली कि मेरे को कुछ समझ में तो नहीं आया, फिर आगे फिर बेहोश हो गया। ये सिलसिला 21 और 22 साल की उम्र तक चलता रहा। और 22 साल की उम्र तक मैं इलिटरेट था, जाहिल था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो मेरे ऊपर 9 साल की उम्र से हज़रत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ऐसा वली अल्लाह दुनिया में 3,500 साल के बाद दुनिया में आता है। माँ पेट से हाफिज़ कुरान और माँ पेट से वली अल्लाह। तो उन्होंने क्या रे तू पढ़ेगा नहीं, बाबा जी चलिए चल पढ़। तो 21 और 22 साल की उम्र के बाद से मैंने पढ़ाई शुरू किया और आज भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। और मैंने यही चीज़ जो नाखून के बारे में बोले, तो मैं ये चीज़ वहाँ पर जंगल में ही सीखा। जब पहले मेरी एंट्री हुई तो वहाँ तो किसी के जिस्म में कपड़ा ही नहीं था, तो अब मैं तो कुर्ता पैजामे में था। तो उन्होंने सब चीर फाड़ कर दिया, फिर आ गया, फिर सुबह चला गया। यानी ये रूटीन 21 और 22 साल की उम्र तक चलती रही। मैं जाता था और आता। सही। तो ये आप कैसे, आपको पता चलता है नाखून देख के, ये तो बताइए। हाँ देखिए, नाखून वहीं से सीखा, जंगली लोगों से, ट्राइब से, उन लोगों से सीखा। उन्होंने ये नाखून देखते थे, वो छाल लाया, वो फूल लाया, ये तबीयत खराब है, बुखार की, ये ला के दिया, वहीं से हमने सीखा। ये आज आपको बता दूं, सुन लीजिए, इस टीवी के हवाले से, बोल टीवी के हवाले से बता रहा हूँ। मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर में जड़ी बूटी बोला करती थी।
हकीम लुकमान ने उनको दवा की शक्ल दी। ये किन्होंने मुझे बताया? वही ट्राइब लोग। उन्होंने पहले कहा हमारा दादा परदादा वो बोलते थे बड़े पीर साहब, वो कहते थे बड़े पीर साहब के ज़माने में जड़ी बूटी बोला करती थी। सही, बिल्कुल। और वही चीज़ जो कि हम अब देख रहे हैं कि रुझान इस तरफ बढ़ भी रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ हम जा रहे हैं और जड़ी बूटियों से हम कोशिश करते हैं कि हमारी बीमारियों का इलाज हो, और यही बेहतर इलाज है बजाय इसके कि आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हुए अपनी किडनीज़ को ख़राब करें और दे टैबलेट पे टैबलेट, टैबलेट पे टैबलेट। थोड़ा सा ज़रा अपनी तबीयत को खुद भी मौका दें, अपनी बॉडी को खुद भी मौका दें कि वो अपने आप को ठीक करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ब्रेक लेते हैं ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और आपने मास्टर फ्रेम में देख लिया होगा कौन सी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। बड़ी उनसे ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाली है, खुसूसी तौर पर शहर कायद को लेकर, मेट्रोपॉलिटन सिटी। और जनाब यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त एक एक्टिविटी होने वाली है। कराची गेम्स का आगाज़ हो चुका है और तला मैं बड़ा खुश हूँ। क्रिकेट के अलावा कुछ और भी हम खेलेंगे। प्लीज 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 दूसरे स्पोर्ट्स को प्रमोट कीजिए। विदाउट एनी फर्दर अड्यू हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर, आप अपना कीमती वक्त हमेशा हमें देते हैं और आपके आने के बाद कराची में काम शुरू हो गया है, नजर आ रहा है कि कुछ हो रहा है। या अल्लाह शुक्र, सारी सड़कें खुदी हुई हैं। एक मिनट में पहले गिला तो हो रहा है। पहले गिला करूंगी मैं। हम ट्रैफिक में फंसते हैं, उसके बाद जगह जगह फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी रोड वाला जो प्रोजेक्ट है ना सैरिश, वो 4 साल का है, तो उसमें बहुत सारा ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट हो रहा है, ट्रबल्स हो रही हैं। लेकिन पहले कराची गेम्स का जिक्र चल रहा है, हमारे फायदे के लिए है, लेकिन अच्छी बात है, काम तो हो रहा है। कराची गेम्स के बारे में बताइए। शुक्रिया सैरिश ने जिस कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया में जो बड़े शहर होते हैं वो पहचान होती है। लंदन गेम्स मशहूर हैं तमाम, तो कराची दुनिया का 5वां बड़ा शहर है और मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची में इस किस्म की एक्टिविटीज़ की बहुत ज़रूरत है। यानी बहुत ज़्यादा ग्लूमिनेस है, माशी हालात आप देखें, कुछ टेररिज्म का देखें तो एक कोई अच्छी फ़ज़ा नहीं है, मैं समझता हूँ कसीफ माहौल है। तो इसमें हमने सोचा था बल्दिया उज़्मा कराची ने कि ऐसी एक्टिविटी की जाए जिसमें पूरा शहर इन्वॉल्व हो। जो यंग टैलेंट है हमारा, लड़के लड़कियां जो मुख्तलिफ खेल खेलते हैं, वो उनको एक मौका मिले, उनका टैलेंट सामने आए। तो इस सिलसिले में हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। ये गवर्नर साहब का एक इनिशिएटिव है कराची गेम्स के नाम से 2023, जिसमें 46 गेम्स हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, स्विमिंग, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग। जब डॉक्टर मेरी गुजारिश, इतने सारे खेल हैं, बड़ी खुशी की खबर है और मैं बड़ा प्राउड हूँ, वी आर ग्रेटफुल टू गवर्नर कामरान टिसोरी एज वेल कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। सर, मेरिट पे खिलाड़ियों को ऊपर आने दीजिएगा। होता क्या है, मैं गरीब कराची का ही रहने वाला हूँ, मुझसे पूछते हैं कहाँ के जतोई हो, मैं कहता हूँ कराची का जतोई हूँ, 35 साल यहाँ गुजार दिए हैं। सर, बॉक्सिंग की 4 एसोसिएशन है, फुटबॉल की 8 एसोसिएशन है, बॉडी बिल्डिंग की 1099 एसोसिएशन हैं, हर खेल की 10-10 एसोसिएशन है। हर कोई अपनी अपनी पार्टियों को ऊपर आने चाहता है, कोई टैलेंट को, मेरिट को ऊपर नहीं आने देता। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये, इस गेम में सर मेरिट का सर कत्लेआम ना हो। मेरे ख्याल से आप वाहिद हैं जिन्होंने इसकी तरफ निशानदेही की है। इन पिछले 2 महीने में जो इसकी तैयारी थी तो मैं इस कर्व से गुजरा हूँ। अच्छा। हाँ, तो यानी कि तमाम एसोसिएशंस एक आ जाती थी कि हम सही हैं, वो कहता था हम सही हैं, जिसकी तरफ आपने निशानदेही की। बहुत हमारे लिए टफ था ये तमाम चीज़ करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत एहसन तरीके से जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड थी उसको हमने लिया है। दूसरी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, और हम चाहते हैं क्वालिटी गेम्स हो जो क्लब्स के लेवल पे खेलते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, वोशू, जूडो, कराटे, स्विमिंग और ऑल द गेम्स। अच्छा, एक क्रेडिट मैं और दूंगी डॉक्टर साहब को भी, कामरान टिसोरी साहब को भी। मैंने ये देखा आपके आने के बाद स्पेशली कराची शहर में ख़वातीन के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। स्पेशली पिंक बस सर्विस स्टार्ट की गई है, वो बड़ा ज़बरदस्त इवेंट भी आप लोगों का रहा है। उसके गेम्स में ख़वातीन की भी अच्छी खासी पार्टिसिपेशन है, तो ये आप लोगों ने सोचा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। कैसे ख्याल आया था कि मैं इस चीज़ का कायल हूँ, इंक्लूसिव ख़वातीन का। हम तरक्की नहीं कर सकते अगर ख़वातीन काम ना करें। ख़वातीन जो मेन स्ट्रीम है उसमें ना है। मेरी वाइफ एक प्रोफेशनल है, मेरी बहन प्रोफेशनल है, और मैं समझता हूँ तमाम ख़वातीन को काम करना चाहिए। जो हमारी नेशनल ग्रोथ है उसमें अपना रोल अदा करना चाहिए।
मैं आपको एक और चीज़ अभी बताऊं, आपने बात छेड़ी है, इंशाल्लाह कराची गेम्स के बाद हम कराची वुमेंस गेम करूंगा मैं। अच्छा। हाँ, उसमें सिर्फ ख़वातीन होंगी और तमाम गेम सिर्फ उनके लिए होंगी ताकि पूरी तवज्जो उनकी तरफ हो और बेहतरीन से चीज़ हो। इस गेम का अगर मैं बताऊं तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें 6000 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वाओ। कराची के तमाम ग्राउंड्स यानी 17 ग्राउंड इस्तेमाल होंगे क्रिकेट के लिए, 5 ग्राउंड इस्तेमाल होंगे फुटबॉल के लिए, इसी तरीके से स्क्वाश के लिए जो डिफरेंट क्वालिटी कोर्ट्स हैं वो इस्तेमाल होंगे, टेबल टेनिस के लिए, एथलेटिक्स के लिए, बॉक्सिंग के लिए, और तमाम जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये इवेंट है और मैं समझता हूँ कि ये एक हवा का एक ताज़ा झोंका है। मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट उठाना है अब सर, हमारे शो पे ना बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्ची आई थी जिसको PSL में शोकेस किया गया था, टेबल टेनिस की अंडर 14 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड क्लियर कर गई थी। सेकंड राउंड में उनको इजिप्ट जाना था, बजट नहीं मिला, स्पॉन्सर नहीं मिला। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो क्रिकेट को हम इतना पैसा देते हैं, PSL अकेला कॉर्पोरेट फंड से 400-500 करोड़ ले जाता है, उसका 10% भी सर हमारे दूसरे खेलों को मिल जाए ना तो हम वापस कॉस्ट चैंपियन बन जाएं। हमारी हॉकी की खेली हुई लड़कियां जो हैं वो इटली स्मगल होने की कोशिश ना करेंगे, कश्ती में उनकी जान चली जाए। हमारे सर दूसरे खिलाड़ी बेचारे रुल गए हैं, तबाह बर्बाद हो गया, और टैलेंट इतना वर्ल्ड क्लास टैलेंट। सर उनके लिए को फंड्स एलोकेट करें, हर खेल के लिए फंड्स होने चाहिए, क्योंकि हकीकत ये कराची दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है, इसकी जो डिमांड है ना सर वो बीट नहीं हो रही। 18वीं तरमीम के बाद हम हेल्थ और एजुकेशन से भी चले गए हैं, तो गुजारिश है सर खेलों को अलग अलग फंड्स एलोकेट करें सर। देखिए कराची गेम्स उसकी गमाजी करता है आपकी सोच की कि इसमें न क्रिकेट है, उसके अलावा हॉकी भी है। हॉकी की टीम्स अरेंज करने में हमें बहुत मुश्किल हुई, हमारा नेशनल गेम में लोग कम खेलने लगे। मुश्किल हुई टीम अरेंज करने में? जी मुश्किल हुई हमें एक टीम अरेंज करने में, लोग कम खेलते हैं। जाहिर जिस तरीके से आपने कहा कि अगर किसी को मौके नहीं मिलेंगे, हमारी नेशनल टीम को मुश्किल हो रही थी कि वो मुल्क से बाहर जाए खेलने के लिए। इनके सेक्रेटरी हैं हुसैन हैदर साहब, वो बहुत वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया हमने हॉकी में, नहीं किया, बहुत डायनेमिक आदमी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए हमने जो कराची हॉकी फेडरेशन का जो ऑफिस है गुलशन इकबाल में और जो उनका स्टेडियम है उधर हम सारे गेम्स कराएंगे। तो ये मौका दिया जा रहा है। फुटबॉल के ग्राउंड इससे आबाद होंगे, दूसरे जो स्क्वाश हमारी एक मीरास थी, वो बिलियर्ड्स जो है। अभी आपने जैसे कि खुद ही मतलब इस हवाले से बात की, मेरा सवाल यही आपसे था कि ये जो ग्राउंड्स हैं इनकी हालत देख के इतना डॉक्टर साहब अफसोस होता है। स्पेशली चले जी अभी ये PSL की बात हो रही है, क्रिकेट की बड़ी तलाबात करते हैं कि सारा पैसा वहाँ चला जाता है। इवन के जब PSL होने वाला होता है या फिर कोई नेशनल लेवल पे मैचेस भी होते हैं तो वहाँ पे उससे पहले रेनोवेशन शुरू होती है कि जनाब सब टूटा फूटा है तो जरा शेड्स वगैरह ठीक करवा दिए जाएं। PSL की इनॉग्रेशन सेरेमनी मीम बनी थी ना, PSL की इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी तो IMF देख रहा था कि अच्छा ऐसी सेरेमनी और पैसे भी मुझसे मांग रहे हैं, ये कैसे दोगलापन है। ये कि क्यों पहले से क्यों नहीं मतलब इस पे काम होता कि वो जगह ऐसी रहें कि चलो वहाँ पे क्लब्स ही काम करते रहें, बच्चों को खिलाते रहें, यूटिलाइज तो एटलीस्ट हो। बंजर पड़े रहेंगे, जब कोई इवेंट आएगा तो उस पर रेनोवेशन शुरू हो जाएगी। देखिए ये मैनेजमेंट मॉडल है। अगर कोई ये समझता है कि सरकार या बल्दिया उस्मा सब काम कर सकती है, बड़े बड़े मैदान को भी संभाल सकती है, मुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया में नहीं होता। पूरी दुनिया में MCC चलाती है आपके लॉर्ड्स का ग्राउंड, पूरी दुनिया में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की एक एसोसिएशन है जो उसको चलाती है। तमाम ओवल को आप देख लें तो एक एसोसिएशन होती है जो उसको चलाती है, ओन करती है। ये नहीं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लंदन की उसको करती है या बॉम्बे की वो करती है। पूरी दुनिया में यही मॉडल है। गवर्नमेंट अगर सारी चीज़ें एक घास लगाने में और उस पर कर दे तो रखा जा सकता तो तमाम चीज़, तो इसके लिए इसीलिए कहा जाता है कि ओनरशिप दी जाती है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, एसोसिएशंस को, क्रिकेट के डिफरेंट उनको दिया जाता है तमाम उसमें कि वो उसको चलाएं, वो उसको रन करें ताकि आबाद हो। एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ मैदान है लेकिन उन पे वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती या बेसिक फैसिलिटी नहीं दी जाती कि बच्चे उसमें खेल सकें, तो वो वीरान हो जाते हैं तमाम। तो जो पब्लिक स्पेस है वो लोगों को नहीं मिल पाती। तो इसीलिए इसका एक मकसद ये भी था कि इससे हमारे मैदान आबाद हो, हमारे मैदान की रेनोवेशन हो, हमारे मैदान की तमाम चीज़ें। आपको मैं बताऊं कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है कश्मीर रोड पे KMC का बहुत पुराना 1970s से वो बना हुआ है, उसमें हर फैसिलिटी है। आप देखिए कि इस गेम के बाद उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% इम्प्रूवमेंट है। यानी स्विमिंग पूल बन गया, कोर्ट्स बेहतर हो गए, तमाम हमारा वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है गुलशन इकबाल में बहुत शानदार,
वो बेहतर हो गया तमाम चीज़, उसके स्विमिंग पूल बेहतर हो गया, उसकी एथलेटिक्स, उसके स्केटिंग की जो जगह है, उसके बास्केटबॉल के कोर्ट्स बेहतर हो गए। तो इसका मकसद ही यही था कि तमाम जो हमारे मैदान हैं, तमाम जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, वो बेहतर हो और यहाँ के लड़के लड़कियों को, ख़वातीन को मौका मिले कि वो अपना टैलेंट दिखाएं और नेशनल लेवल पे आए और फिर इंटरनेशनल। सर मेरी एक रिकमेंडेशन है कमिश्नर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, वो ये है कि कराची गेम्स में आपने माशाल्लाह से आपने बताया 44 गेम्स 44 मुख्तलिफ गेम्स हैं। अब होगा ये कि आप बहुत स्पीड से, कितने दिनों का इवेंट है सर? 10 डेज, 10 दिनों में आपने 44 स्पोर्ट्स का इवेंट कंप्लीट करना है। तो मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तमास है, हाथ जोड़ के आपके पैरों को हाथ लगा के सर इन खेलों को अलग करें। आप एक स्कॉश, कराची स्कॉश कप, कराची हॉकी कप, कराची फुटबॉल क्लब, कराची बॉक्सिंग कप, कराची ये टेनिस कप, कराची टेबल टेनिस कप, कराची का हर खेल में एक चैंपियन क्रिएट करें और इस हर खेल को इंपॉर्टेंस देने के लिए 10-10 दिन का इवेंट कराएं। तो मेरे ख्याल से सर हम इंटरनेशनल लेवल पे यही कराची के प्लेयर्स जा सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं और जीत कर भी आएंगे सर। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूँ और मैं आज आपके शो में भी कहता हूँ कि इंशाल्लाह दूसरी जो कराची वुमेंस हमारे गेम्स होंगे, उसके बाद फिर कराची क्रिकेट, कराची फुटबॉल, हॉकी, फिर आर्चरी, एथलेटिक्स, बिल्कुल सारी चीज़। देखिए बल्दिया उज़्मा का काम ही ये होता है बल्दिया का कि शहर में रंगों को फ़रोग़ दे, खुशियाँ बांटे, बागात बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे, तमाम जो लोगों को सहूलतें फ़राहम की जाए, यानी पार्क्स को आबाद किया जाए, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आबाद की जाए, उसके जो भी तरीक़ा हो गवर्नेंस का, लोगों के साथ मिल के एक जॉइंट वेंचर किया जाए, लोगों को पार्क्स दिए जाए अडॉप्ट करने के लिए, लोगों को ग्राउंड्स दिए जाए अडॉप्ट करने के लिए ताकि वो उसको चला सके अंडर द सुपरविजन ऑफ गेम्स। इस कराची गेम्स की जो फाइनल सेरेमनी होगी वो कहाँ पे होगी, फिर प्राइज मनी आप लोगों ने क्या रखे हैं, कुछ थोड़ा सा बताएंगे क्या? देखिए इंशाल्लाह आज इसकी इनॉग्रेशन है कश्मीर रोड पे KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, गवर्नर साहब उसको इनॉग्रेट करेंगे। तमाम इंशाल्लाह गवर्नमेंट के लोग और हमारे तमाम लोग इंशाल्लाह होंगे, तमाम प्लेयर्स होंगे, 6000 प्लेयर्स होंगे। गेम्स का आगाज़ होगा आज से। हमारी कोशिश ये है कि 14 तारीख को 14 मार्च को गवर्नर हाउस में तमाम प्लेयर्स के एजाज़ में एक ज़बरदस्त इस्तकबालिया दिया जाए, तमाम जो लोग हैं स्पॉन्सर्स हैं उनका इस्तकबाल दिया जाए। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि इसमें सरकार का कोई एक पैसा नहीं लगा, वरना मैं समझता हूँ इसमें कई करोड़ रुपए इसमें इसकी मैनेजमेंट में लगते हैं, किट्स में, ट्रॉफीज़ में, प्राइज़ मनी में, ग्राउंड के मेंटेनेंस में, इंतज़ामात में, हर मैच के 20 करोड़ रुपए लगते। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी खेलों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, खेलों से मोहब्बत करने वाले इदारे, कंपनीज़, उन्होंने हमें बाकायदा सपोर्ट किया उसमें। और मैं समझता हूँ बल्दिया उज़्मा कराची की एक बहुत अच्छी गुडविल है कि लोगों ने पूरा इसमें गवर्नमेंट का एक पाई भी नहीं लगाया। एक क्वेश्चन मार्क जो जहन में पैदा होता है सर ये सुनने के बाद कि वो मोहब्बत खेलों से है या वो मोहब्बत हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर से है सर? हाँ, ये जाहिर है गुडविल है, लोगों को ट्रस्ट है हम पे और हम हमेशा उस पर पूरा उतरते हैं। उससे ज़्यादा डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ये अच्छे से हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं आगे पीछे हो गए गलती से, या फिर जो अच्छे से हमारे गवर्नर हैं कामरान टिसूरी साहब ये आगे पीछे हो गए गलती से, तो फिर ये तो सारे खेल तो रुल जाएंगे सर। नहीं इंशाल्लाह इसको इतना मुस्तहकम बना के लॉन्ग टर्म पॉलिसी को क्रिएट कर देंगे, वो हिला ना सके सर। मैं चाहूंगी जरा उनका भी मतलब इसमें रोल जो है वो भी पूछ लिया जाए ना, उनके वो तो फिलहाल यहीं पे हैं मुराद अली शाह साहब, उनका अब मुझे बताइए। जाहिर मेन रोल है चीफ मिनिस्टर साहबी की गाइडेंस है, चीफ मिनिस्टर साहबी का सपोर्ट है, तमाम चीज़ें उनका ये तमाम सूबे की जो तरक्की है, तमाम सूबे की जो हमारे उनके जहन में की जो बातें आपके जहन में हैं वो आगे वो भी इससे मुत्तफिक हैं, प्लान्स हैं? बिल्कुल है, उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। तमाम सिंध की तरक्की में CM साहब ही ज़ाहिर कैप्टन है इसमें तमाम चीज़ों में। कराची के डेवलपमेंट प्लान के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए, इसमें कहाँ डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, कब कंप्लीट होगा, क्योंकि लोग ऑफ कोर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कराची का एक ओवरसी बताइए, क्या देख रहे हैं आप, मुस्तकबिल कैसा होने जा रहा है? देखिए कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, अग्रीड, ये बिल्कुल हमें समझ जाना चाहिए। आप जिस सड़क से भी आते हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं है तमाम। तो मेरा पहला था कि जितनी भी कराची की बड़ी शाहराहें उनका जो पैच वर्क है, उनका जो पॉट होल्स हैं उनको भरा जाए, जिसमें हम दिन रात काम करते हैं।
जिसमें शाहराह फैसल है, शाहराह पाकिस्तान है, SM तौफीक रोड है, नॉर्थ आबाद की बड़ी बड़ी सड़कें हैं, शेरशाह सूरी रोड है, SM तौफीक रोड है, इब्न सीना रोड है, नवाब सिद्दीक़ अली ख़ान रोड है, शाहराह कायदीन है, शहीद मिल्लत रोड है, कोरंगी रोड है। इसको हम बिल्कुल स्मूथ करना चाहते हैं, पहला काम। इससे कि ये बेसिक काम है किसी भी बड़े काम करने से पहले। दूसरा, जो फुटपाथ्स हैं उसको हम हमवार करते हैं ताकि लोग पैदल चल सकें। पाकिस्तान दुनिया का, बल्कि कराची शहर में हाईएस्ट लेवल पे है हेड इंजरी की, जिससे डेथ होती है। उसकी मेन वजह ये है कि लोग मजबूर होते हैं पैदल चलने पे सड़कों के ऊपर, और दे गॉट द एक्सीडेंट्स, और उनके आपके हेड इंजरी होती है तमाम, उसमें इंक्रोचमेंट होती है, उसको हम साफ़ करें। उसके बाद ग्रीन बेल्ट, जो अब एक इंसान सुबह उठ के एक दिलकशी चाहता है, बाहर जब जाता है वैसे ही स्ट्रेस में होता है, तो उसको साफ़ सुथरी पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में अब ये चीज़ हो चुकी है कि लोग साफ़ सुथरी सड़कें होती हैं, ग्रीन बेल्ट, ट्रिम हुए हुए। लेकिन सर मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। ये बताइए, एक सवाल आपसे मुझे पूछना, अभी याद आ गया आपने जो डेवलपमेंट वर्क से काम किया कराची की। सर एक सड़क है जो बिलावल हाउस को जाती है बोर्ड बेसिन से, उस सड़क के ऊपर तकरीबन 8-10 स्कूल लाइन से बने हुए हैं, और कराची के बड़े बड़े स्कूल हैं कि टॉप ऑफ द लाइन पाकिस्तान के नंबर 1 स्कूल कहलाते हैं वो। वहाँ पर सर रश बड़ी होती थी, गाड़ियाँ होती थी, स्कूल जैसे बंद होता था। तो वहाँ पर तामीराती काम शुरू हुआ बारिश के बाद, हमने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है तामीराती काम हो रहा है। मालूम ये पड़ा कि एक बहुत बड़ी सी लाइन ब्लॉक कर दी गई और बोला गया कि पेडिस्टेरियन ट्रैक है, कि जहां पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, रोजाना ट्रैफिक जैम होती थी, और पेरेंट्स खुश हो गए कि यार तरक्याती काम हो रहे हैं, पार्किंग की जगह बनाई जाएगी। मालूम पड़ा और ट्रैफिक जाम कर दी गई, और लंबी ट्रैफिक। सीव्यू के ऊपर सर साइकिल चलाने की जगह नहीं होती थी, उन्होंने एक साइकिलिंग ट्रैक बनाया 3 किलोमीटर का, जिसके उल्टे हाथ पे पार्किंग है और सीधे हाथ पे समंदर है। यानी आप जब साइकिल चला रहे होंगे कोई ना कोई आपके सामने से गुजर रहा होगा। सर ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजी कहां से आई है? हाँ, बेहतर करनी चाहिए प्लानिंग। जहन में चीज़ तो बेहतर थी, एक अच्छा आइडिया था कि लोग कराची में, पाकिस्तान में कम वॉक करते हैं, इस तरीके से पूरी दुनिया में लोग वॉक करके जाते हैं। उसकी वजह ये है कि अवेलेबल एरिया नहीं होता, वॉकिंग एरिया नहीं होता आपके पेडेस्ट्रियन के चलने के लिए। कोशिश अच्छी थी, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से वो लगता है ऐसा है सर, सॉरी टू से, कि किसी को खुश करने के लिए वहाँ पे पेडेस्ट्रियन ट्रैक बना दिया, क्योंकि मैं वहाँ पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और हज़ारों पेरेंट्स वहाँ से सर रोज गुजरते हैं, और सारे बड़े स्कूल हैं वहाँ, बसेस वैनें नहीं चलती हैं, हर बच्चे की गाड़ी होती है, और हर गाड़ी, और वहाँ पे उस रोड को गुजरना, बिलावल हाउस को वो रोड जा रहा है सर, रोजाना स्कूल आवर से ऑफ होते हैं, इतनी ट्रैफिक जैम, प्लीज कुछ करें सर। बिल्कुल देखूंगा, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूं सारे पेरेंट्स की तरफ से। एक सवाल मेरे ज़हन में और आया है, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, लोग कराची के शहरी कितना कोऑपरेट कर रहे हैं? वो जो ओपन लेटर पे गाड़ी जो चल रही है, वो उसको पकड़ना और उस पे जनाब वो सब जो चल रहा है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं? बिल्कुल कोऑपरेट किया, ये तो लॉ एनफोर्समेंट हर सूरत में उनको कर रहे हैं। नहीं मतलब दिखाना, उसको बाद में अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना भी जरूरी है। बहुत तेजी से जा रही है तमाम चीज़ें। देखिए ये सब चीज़ें आपके शहर के जो अमन व अमान होता है उसको ख़राब करती है। आप देख लें, टेंटेड ग्लासेस हैं, वेपन्स के साथ लोग होते हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। यही गाड़ियाँ चोरी के लिए इस्तेमाल होती हैं, यही गाड़ियाँ मुख्तलिफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जिसकी जो गाड़ी हो उसके नाम पर होनी चाहिए, इसमें क्या ऐसी कबाहत है? इसका मतलब कि थोड़े से पैसे दे के 2-3 हज़ार जितनी भी फ़ीस होती है वो करके लीगल तरीके से अपने उसमें करें और अपने टैक्स पे शो करें। रादर ये कि ओपन लेटर पे आप गाड़ी चला रहे जिसका कोई पता नहीं होता कि ये किसके नाम पे है, और फिर उसको आप ट्रेस भी नहीं कर सकते। कराची शहर की आपने बात की, तो मैं कराची में हमने अलादीन पार्क को डेवलप किया, जो कि एक ज़माने से बिल्कुल वीरान पड़ा था, और उसके साथ इंशाल्लाह एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हम मिलकर इसको और बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से पहले अलादीन पार्क बना हुआ था, अब उसका नाम बाग़ कराची रखा गया है। बाग़ कराची को वाकई बाग़ एक बनाएंगे कराची के शहरियों के लिए। उसके अलावा कश्मीर रोड पे जो चाइना ग्राउंड था वो पार्क चाइना फ्रेंडशिप पार्क बना है, बहुत अच्छा। रात को उसमें लाइट्स वगैरह लगी हैं, उसमें हम बहुत अच्छी घास वगैरह लगा रहे हैं, सिटिंग एरिया कर रहे हैं, बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं। हर पार्क के अंदर एक फुटसॉल ग्राउंड होना चाहिए, लाजमी। ये मैं 70% नौजवान है सर, इन यूथ को अगर हमने स्पोर्ट्स में नहीं लगाया तो ड्रग्स में लग जाएंगे। आप KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखें तो आलमी म्यार का
फूड स्टॉल वहाँ पर है ऑलरेडी। न सिर्फ ये बल्कि हम दूसरी कई हर जगहों पार्क पर में बना हर दें पार्क में बनाऊंगा। अच्छा मैं आपको बताऊं, उनको मिल सके। टाइम कम है, जल्दी बताएं। हाँ बिल्कुल। मैं खुद वैसे डॉक्टर साहब लाहौर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन कराची शहर की रातें इतनी खूबसूरत हैं जिसकी वजह से ये शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या ठंडी हवाएं चलती हैं। योर लास्ट वर्ड सर। मैं चाहूँगी कि स्पेशली जो एक अमन अमान की सूरत हाल है ना, उस पर जो काम है वो बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आजकल लोग लेट नाइट रेस्टोरेंट्स पे लुट रहे हैं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, इसमें इसको निगेट करना बिल्कुल गलत होगा। कराची बड़ा शहर है, ज़ाहिर है लोग अपने रोज़गार के लिए भी आते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बहुत हद तक इस पर कंट्रोल किया गया है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंतजामिया उस पर। डॉक्टर साहब सो सॉरी, टाइम की कमी है। डॉक्टर सैफुर रहमान, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा वक्त यहाँ पे गुजारे, कराची में एडमिनिस्ट्रेटर रहें, ताकि जो आपका विजन है वो पूरा हो। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। और आपको पता चल गया है कि हमारे साथ कौन है जनाब। हमारे खास मेहमान, बहुत ही खास मेहमान, और अमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स मेरे पास मौजूद है। अमोर जी, इस पे अब मजीद हमें साहिर बताएंगे कि इनके पास आज कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि लॉन्चिंग ज़बरदस्त हुई है और क्या ज़बरदस्त ऑफर्स हैं। अब ऑफर क्या है इस वीक, ये बताएं। अच्छा, इस वीक तो मैं आपको वो ऑफर बताऊंगा जो आप अभी नंबर ज़रूर चला दीजिएगा, बिकॉज अब फ़ोन्स बजने वाले हैं। बिकॉज मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था आप ही के साथ डबल एंट्री का उम्रे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल किया। तो हम एक उम्रे के टिकट्स ऑफर, 2 उम्रे के टिकट्स ऑफर कर रहे हैं, और आज हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि आज, कल और परसों जितने लोग हमें कॉल करेंगे उनकी हम डबल एंट्रीज दे रहे हैं। 3500 की आपको परचेस करनी है, नंबर आपके सामने चल रहा है। बिल्कुल नंबर 3500 3500 रुपए की आपने परचेस करनी है, और हम 3500 के दिखाइएगा जरा उम्रे का, वो दिखाइएगा, वो जो हमने बनाया है, जो पोस्ट जो हमारी है वो जरा दिखा दीजिएगा, ये है। और 3500 की आपने बेसिकली खरीदारी करनी है, और 15 रमज़ान तक इसकी ऑफर है। 15 रमज़ान तक आप 3500 की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन आज आपके शो की वजह से, आज, कल, परसों और संडे तक आप अगर हमसे 3500 की खरीदारी करते हैं तो आपकी 2 एंट्रीज रेफरल ड्रॉ में डाल देंगे। जबरदस्त। उस ड्रॉ के अंदर 2 एंट्रीज डाल देंगे। हम इस ऑफर को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आप अभी कॉल कीजिए। और अगर आपका लकी ड्रॉ में नाम आ जाता है तो फिर आप रमजान में उम्रे पे जा सकते हैं। 27 रमज़ान को हम, इंतहाई मुबारक दिन है, 27 रमज़ान को हम आप ये नाम जो है वो अनाउंस कर देंगे, और उसके बाद जिस खुशकिस्मत को भी ये मिलेगा वो उम्रे की सादत हासिल करेंगे या करेंगे। जबरदस्त, बहुत अच्छा बसाहिर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और माशाल्लाह आपके प्लान्स बहुत जबरदस्त है। हम वही डिस्कस कर रहे थे, वो प्लान्स अभी डिस्क्लोज करने हैं या नहीं करने? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी नहीं करने, डिस्क्लोज जनाब पता चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, प्रोडक्ट्स जनाब बहुत सारी हैं, मैं तो यूज़ कर रही हूँ इसलिए मुझे इनके रिजल्ट्स का पता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये यूज़ कीजिए। और इनकी जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी है वो ये हेयर लॉस का जो इनका ज़बरदस्त सा सोल्यूशन है। मुझे ये बताएगा कि मैं दिखाता हूं। बिल्कुल देखिए, ये हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन है, एंड आई जस्ट लव इट। आई लव इट बिकॉज मुझे लगता है कि शायद इससे बेहतर प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिल सकती। अगर आपको बालों के गिरने का प्रॉब्लम है तो आप ये हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन ले लीजिए। इसके अंदर ये हाउ टू यूज़ कार्ड है जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और साथ साथ जब आप इसको हटाते हैं तो आपको नजर आता है हमारे पास ये 3 चीज़ें इसमें मौजूद हैं। एक हमारा शैम्पू है, एक हमारा हेयर ऑयल है, और एक हमारा सीरम है। अच्छा, शैम्पू आपने 7 दिन लगाना है, 7 दिन आपने शैम्पू इस्तेमाल करना है। जो हेयर ऑयल है वो आपने हफ्ते में 3 मरतबा लगाना है, और जो हेयर सीरम है वो आपने रोजाना रात को सोते हुए 7 to 8 ड्रॉप्स लगाने। और उसके बाद आप कमाल देखिएगा कि आपके गिरते हुए बाल रुक जाएंगे गिरना। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, 95% लोगों में ये काम करेगा, 5% लोगों में काम नहीं करेगा। तो उसके बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं, लेकिन प्लीज कोई भी चीज लगाने या खाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे पास भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन इसकी आप इसके रिजल्ट दिखा दें एक मरतबा। मैं दिखाना चाहता हूं कि ये हमारे पास 6 वीक्स के रिजल्ट्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने हमारा हेयर सीरम जो है ये लिया था, ये पुरानी तस्वीर है, हेयर सीरम लिया था, और ये एक्चुअल लोग हैं जिनके बाल जो है वो वापस आए। जबरदस्त। वरना अक्सर लोग ये यकीन उनका खत्म हो चुका होता है कि हमारे सर पे दोबारा भी कभी बाल आएंगे, बस उतर गए और पैच लगवाना पड़ेगा,
तो नहीं, ऐसा एक बार देखिए आप एक बार इससे पहले कि आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं, इससे पहले कि आप पैचेस की तरफ जाएं, देखिए अगर आपके बाल बिल्कुल ही निकल चुके हैं, अगर उस पर चमक आ गई है तो फिर तो बाल नहीं आ सकते, फिर तो आपको ट्रांसप्लांट ही आपकी ऑप्शन है। शायद ट्रांसप्लांट भी नहीं है, अगर आपका ये डोनर बाल यहाँ से निकलते हैं ना, ये डोनर एरिया अगर आपका नहीं है तो फिर शायद ट्रांसप्लांट भी ऑप्शन नहीं है, फिर टुपे ही आपका ऑप्शन है। बिल्कुल। और बजाय इसके कि आप इस तरह की मतलब चीजों में उलझें और चार्जेस इतने हैं कि PRP लोग करा रहे हैं अपने, कराना बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, देखें एक बात याद रखिए कि अगर आपके बाल अगर गिरना शुरू हुए हैं, 3 किस्म के हेयर फॉल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो टर्शरी जो हेयर फॉल होता है वो बहुत हैवी होता है। प्राइमरी हेयर फॉल हम सब के हो रहा होता है, जो 120 से लेकर 150 बाल रोजाना आपके गिर रहे होते हैं। अगर आप उसी सूरत हाल में अपनी चीज़ों को बेहतर करना शुरू कर दें तो आपके बाल मजबूत हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। हमारे सॉल्यूशन की सबसे खास बात यह है कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके जो वो बाल जो ज़ाया हो चुके होते हैं, गिर चुके होते हैं, जा चुके होते हैं, वो बाल दोबारा वापस आ जाते हैं, आपके बाल घने हो जाते हैं जो एग्जिस्टिंग बाल हैं, और वो खाली जगह जो आपको लग रहा होता है को ये स्टिमुलेट करता होगा कि रीग्रोथ हो जाए, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप बिल्कुल इसको हमारा ये जो ऑयल है ना, जिस सीरम है, ये इरिटेंट का काम करता है, तो ये आपके जो बाल है उसको नीचे से, लेकिन याद रखिएगा ये तकरीबन 2.5 महीने लगते हैं इनको नए बालों को आने में। मैजिक किसी के पास नहीं होता, किसी के पास नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा जनाब, अब मैं चाहूंगी कि हमारे पास ये ज्वेलरी जो रखी हुई है ये भी ऑफर्स के साथ है, तो आप बताइएगा। मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम ज्वेलरी की तरफ आते हैं। देखिए, और ज्वेलरी भी आपको मिलेगी और साथ साथ आपको डर्मा रोलर भी मिलेगा और साथ साथ आपको जेड रोलर भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, बल्कि अभी तला भी मुझसे पूछ रहे थे, डॉक्टर साहब जो थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि जी आप कैसे फिट रहते हैं? ऐसे फिट रहता हूँ जी मैं। बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसे फिट रहता हूँ। सीक्रेट बता दिया, मैंने आपको बता दिया ये सीक्रेट। मैं आप सारी चीजें अपनी इस्तेमाल करता हूँ, जबरदस्त सारी चीजें। ये हमारा कर्व है जी, ये ड्रॉप एनलिस्टेड है। सबसे बड़ी बात ये 100% ऑर्गेनिक है और आपने एक गोल्ड कैप रोजाना लेना है, सिर्फ एक गोल्ड कैप, और लेने के बाद अब 3 से 4 इंचेस एवरी सिंगल मंथ आप इसको लूज कर सकते हैं। और मैं लिटरली सब कुछ खाता हूँ। ये जो कॉफी पी रहा हूँ इसके अंदर हद से ज्यादा क्रीम डली हुई है। मतलब मैं मीठा बहुत खाता हूँ। अभी हम शाइस्ता की बात कर रहे थे, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड हम लोग मतलब ऑनेस्टली शायद तो खैर ये भी नहीं लेती, लेकिन मैं वैसे बता वो तो ये भी लेती, लेकिन मैं लेता हूँ बिकॉज मैं रात को जब पढ़ता हूँ या मतलब कोई और काम कर रहा होता हूँ तो मैं लिटरली मैं मिठाई का बहुत शौकीन हूँ, मैं मीठा बहुत खाता हूँ। अच्छा, मेरा भी ये प्रॉब्लम है, मीठा मैं बहुत खाता हूँ। तो आपने सिर्फ अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, 3 से 4 इंचेस कम करना चाहते हैं, अभी ईद आने वाली है, ईद के बाद शादियों का सीजन है, अगर आप सुपर फिट होना चाहते हैं तो उसके लिए कर्व लेना बहुत जरूरी है। बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि कुछ लोग डरते हैं किडनी से इफेक्ट और पता नहीं क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। 100% ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है और ड्रॉप एनलिस्टेड है, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। आपको नाश्ते के बाद एक गोल्ड कैप लेना है, 14 से 16 ग्लास पानी पीना है और खानों को पोर्शंस में, और फिर उसके बाद मैजिक देखिए, विद इन 5 to 7 डेज आपको लगेगा कि आपके कपड़े हल्के हल्के ढीले होना शुरू होने, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप 4000 की शॉपिंग करते हैं तो 4000 की शॉपिंग पे हमारे पास ये ज्वेलरी जो है ये आप दिखा सकती हैं उनको। जी जनाब, देखिए कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है, बहुत यूनिक किस्म की ज्वेलरी है, मतलब बहुत स्टाइलिश है। और ये अमोर की ज्वेलरी और ये फ्री है। अमोर, वाओ, फ्री है जनाब। आप कॉल करें इस नंबर पे, इंतजार मत करें। अच्छा, कुरानदाजी में भी शामिल होंगे, ये ज्वेलरी भी मिलेगी 4000 और अगर 5000 की शॉपिंग करते हैं तो फिर हम उनको ये जेड रोलर और ये ग्वाशा स्टोन है ये दे रहे हैं। अच्छा, ग्वाशा स्टोन किसके काम आता है? ये आपकी जॉ लाइन बनाने के काम आता है। अच्छा। आप लिटरली आप इससे अपनी जॉ लाइन बना सकते हैं और इस पे आप सीरम के 2-3 कतरे डालें, उसके बाद आप इसको रोल, और ये मार्बल का है, खालिस मार्बल का है। बिल्कुल, हाँ, ये आपको इससे अंदाजा हो रहा होगा जी, बिल्कुल। अच्छा, तो दूसरी आप यूज कर सकते हैं, और ये 5000 पे फ्री है, 5000 की शॉपिंग पे, और ये भी आपको फ्री मिलेगा 5000 की शॉपिंग पे। डर्मा रोलर इसमें फर्क क्या है? ये आपकी जो पूरी जो पोर्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है, लेकिन बस ये याद रखिए कि जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है वो ये इस्तेमाल ना करें। फिर भी इसको इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर कर लें। सही। लेकिन अच्छा सर, एक चीज़ और आप बताइएगा, मैं अक्सर देखती हूँ हम लोग ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स निकलवाते हैं, फेशियल हो रहे हैं जनाब, इसकी बस निकाल देना स्किन में से जो भी है। अच्छा, फेशियल पे मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, अगर आपने दुनिया के बहुत सारे फेशियल ट्राई किए हैं तो हमारा फेशियल भी ट्राई कीजिए। ये इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल किट है और इसके अंदर 6 स्टेप्स हैं और ये इसके अंदर तमाम के तमाम स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है। इसका ये एक थैंक यू कार्ड है और इसके अंदर ये 6 चीजें जो हैं ये मौजूद हैं 6 स्टेप्स के साथ, और जो कुछ आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। कंप्लीट पैकेज है, आपको कुछ बाय करने की अलग से जरूरत नहीं है, और टोनर, हर चीज कुछ नहीं, सब मौजूद है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये कि इस फेशियल के अंदर, इस फेशियल किट के अंदर 8 से 10 व्हाइटनिंग फेशियल मौजूद हैं। अच्छा, 8 से 10 फेशियल आप कर सकते हैं। ये तो फिर एक फैंटास्टिक डील है। और मैं आपको सच बताऊं, अगर
अगर आप वाइटनिंग फेशियल के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले तो आजकल की जो महंगाई है, जब आप उसमें वाइटनिंग फेशियल के लिए जाते हैं तो 5,000 से शुरू होकर 50,000 तक जाता है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। दिस इज फॉर 3,500 एंड यू कैन बाय इट टुडे। अभी आज आप ले सकते हैं, तो आप इसको कॉल कर लीजिए और ये उनसे कहिए मुझे वाइटनिंग फेशियल चाहिए एंड इट्स अमेजिंग डील। अच्छा, साथ साथ एक चीज और है, ये हमारी नो मेकअप न्यूट्रल किट है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप ये बैग में होनी चाहिए, ये बैग में होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए, जहां भी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसमें ये हाउ टू यूज कार्ड हमारे पास यहाँ रखा हुआ है। इसके अंदर जो चीजें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमारी एक बीबी क्रीम है, एक हमारा टिंट है। टिंट हमारे पास 2 रंगों में है, एक पिंक में और एक रेड में। तो टिंट है और इसके साथ साथ हमारा ये ग्लो सीरम जो है ये भी मौजूद है। तो आप इसको कैरी भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं, या इसको इसी पैकिंग के अंदर रख लें एंड इट इज रियली रियली इफेक्टिव। जबरदस्त। अच्छा, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने बैग में रखी हुई है। ओके, ओह वाह। क्योंकि जब कभी मैं कहीं जाना होता है, जल्दी में मेकअप नहीं कर पाती या रेडी नहीं हो पाती, तो बस वो ग्लास मिरर गाड़ी में सब काम कर देती है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप ये भी ले सकते हैं और इतना महंगा नहीं है, बहुत सस्ती चीज़ें हैं ये। और ये साहिर ने क्योंकि इसको स्टार्ट किया है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और उन्होंने सोचा है कि भाई जनाब पहले लोग इसको यूज़ करें, उनको रिजल्ट्स का पता चलेगा तो खुद ही आइडिया को उन्हें मिला क्या है। तो जनाब आप जल्दी से इस नंबर पर कॉल कीजिए, अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। और वैसे कितने दिन में मिल जाता है ये आप? अच्छा, एक और बात, अगर आप ऑर्डर आज प्लेस करेंगे तो आज ही शिप हो जाएगा। अच्छा, आज ही हो जाएगा। कराची वालों को तो नेक्स्ट डे या 2 दिन के अंदर मिल जाता है, बाकी लोगों को 4-5 दिन लगते हैं। हमारा अच्छा, मेरी ये पॉलिसी है कि आप जिस दिन ऑर्डर देते हैं हमें, उसी दिन शाम को आपका ऑर्डर निकल जाता है। जबरदस्त। तो आपको वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कुरानदाजी के जरिए रमजान की सादत जो है वो जो उम्रे की सादत वो हासिल कर सकते हैं। आप अभी कॉल कीजिए, 3,500 की अगर आप परचेस करते हैं तो 3,500 की परचेस के अंदर आपको हम 2 एंट्रीज आज, कल, परसों और तरसों देने जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा डल हो गई है। सही। और हमारी ना डल स्किन शाइन नहीं कर रही है, तो उसके लिए हमारे पास ये राइस स्क्रब है। मैं खुद एक्चुअली राइस स्क्रब है, वाह। राइस स्क्रब, दिस इज रियली गुड। बहुत फाइन इसके ग्रैन्यूल्स हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, रब करेंगे तो ये आपकी डेड स्किन को मिटा देता है, निकाल देता है। और इसके लिए कंसल्ट करने की जरूरत तो नहीं है डॉक्टर से, कोई भी स्किन पे आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी स्किन पे आप यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपको फौरन पता चल जाता है। इसके साथ मैं एक चीज कहता हूं, मैंने ये कॉम्बिनेशन बताया है लोगों को और मैं खुद इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप अपनी स्किन को रिजुविनेट करना चाहते हैं, उसके मॉइस्चर को लॉक करना चाहते हैं, थोड़ा सा यंगर लुक देना चाहते हैं अपने आप को, तो उसके लिए ये मेरा खुद का। आप साहिर की स्किन देख सकते हैं, माशाल्लाह एक्नी फ्री, कोई स्कार्स नहीं है, कोई ऐसे धब्बे नहीं है, बिल्कुल साफ स्किन है। तो आप ये देख लें वो यूज क्या करते हैं, सीक्रेट बता रहे हैं। अच्छा जी, मैं राइस स्क्रब यूज करता हूं, मैं तो डेली यूज करता हूं। आप हफ्ते में 2 मरतबा भी यूज करें तो इट्स फाइन, लेकिन राइस स्क्रब में करके कर लें या किसी रात में, दिन में, कभी भी कर लें, कभी जब टाइम मिले आप इसको यूज कीजिए। और इसके साथ साथ मैं हाइलोरोनिक सीरम जरूर लगाता हूं। अच्छा। हाँ, और ये इसका क्या फायदा है? ये आपके मॉइस्चर को लॉक कर देता है, आपकी पोर्स को बेहतर करता है, आपकी स्किन टेक्सचर को ओवरऑल इंप्रूव करता है। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि हाइलोरोनिक्स, और आप इसको देखिएगा खुद कि इसका टेक्सचर आपको कैसा लगा है। अच्छा, हाइलोरोनिक सीरम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि दुनिया के जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं सब के सब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। इट्स वेरी पॉपुलर इन हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन जो है, जिसके अंदर एक राइस स्क्रब और हाइलोरोनिक सीरम है, दिस इज अमेजिंग। अच्छा, इसके साथ आप इसमें हमारे राइस सीरम को भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, राइस सीरम भी है। अच्छा, राइस सीरम आपके चेहरे को ब्राइट भी कर देगा, लाइट करेगा, और साथ साथ आपके चेहरे को लिफ्ट देता है। अच्छा, लिफ्ट देता है। राइस का काम ही यही है कि वो ब्राइट भी करता है और लिफ्ट भी करता है। अच्छा, आजकल पता है ये बिला वजह, मतलब आई डोंट नो ये वाकई सही है या आप बताएंगे, क्योंकि आप स्किन को ज्यादा बेहतर तरीके से आजकल पढ़ भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। ये जो लोग फेस वैक्सिंग कराते हैं उनको काफ़ी ये होता है कि शायद हमारी स्किन ढलक रही है या लटक रही है बार बार, मतलब ऑब्वियसली वैक्सिंग कराने से, तो उनके लिए भी ये बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और मैं एक आपको बहुत नॉर्मल टोटका बताता हूँ, ठंडे पानी का अपने चेहरे पे ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। सही। ठंडे पानी का, रिमेंबर दिस, नॉट हॉट वाटर, ठंडे पानी का इस्तेमाल कीजिए। आई एम टेलिंग यू, ठंडे पानी को अगर आप इस तरह से 10, 15, 20 मरतबा यूं करेंगे तो आपका चेहरा रिफ्रेश वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, अगर मैं हमारे पास टाइम है। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि वेलवेटी स्किन कैसे हो सकती है, तो वेलवेटी स्किन के लिए मैं आपको इसका तरीकेकार बता रहा हूँ। आप मुझे, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ आपको। उस दूसरा हाथ दे दीजिए, दूसरा हाथ। यहाँ पर मैंने सहरिश के इस हाथ पे ये आधे से भी कम ड्रॉप मैंने दिया है, ठीक है। ये आप लगा लीजिए। ये हमारा सीरम है जिसके अंदर गोल्ड फ्लेक्स हैं, और ये इजिप्शियन सीरम कहलाता है। आप इसको देख सकते हैं, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड फ्लेक्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये हमारा सीरम, इट्स अमेजिंग। अच्छा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी ग्लो है। अच्छा, अभी नहीं, अभी ग्लो नहीं, अभी आएगी ग्लो। अभी आएगी। उससे भी आई है थोड़ी। हाँ, बिल्कुल आई है। और अब आप इसको रब कीजिए अच्छी तरह से,
अच्छा। ये मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया है, लेकिन आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से रब कीजिए और आप देखिए विद इन 30 सेकेंड्स आपकी जो स्किन है उसका कलर डिफरेंट हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। ये वो मिरेकल क्रीम है जिसके बारे में ये कहता हूँ कि 30 सेकेंड चैलेंज है, आप अपने घर में मंगवा लीजिए। मंगवाने के बाद जिन लोगों को आप जानते हैं उनके सामने जाएं और फिर उनसे बोले मैं 30 मिनट्स के अंदर वापस आपसे मुलाकात करती हूँ या करता हूँ। मैजिक। और आप जाइए और 30 सेकंड्स के बाद आप इसको लगा के आ जाएं और इमीडिएट इफेक्ट देती है। बिल्कुल ग्लो है इसमें और ग्लो भी है, आपकी स्किन को लाइट भी करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। 30 सेकंड्स के अंदर लाइट करता है। जबरदस्त चीज है ये। और आजकल वैसे ही क्रेज है गर्ल्स को ना कि हमारी स्किन पे ग्लो हो, क्योंकि हम सोशल मीडिया का दौर है, देखते हैं जनाब ये खूबसूरत लग रहा है तो मुझे भी लगना चाहिए। मेरा नहीं, सबको लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। तो आप जनाब ये प्रोडक्ट्स यूज करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है और अमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ये। और जनाब ख्याल से, क्योंकि नाम बाजुकत बड़े वो मिलते जुलते होते हैं, तो ख्याल से बिल्कुल आपने ये ऑर्डर प्लेस करें और कुरानदाजी में आपकी पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी और बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट्स है जो कि आप अवेल करेंगे। तो साहिर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और अब जनाब आगे बढ़ते हैं, कुछ PSL के हवाले से बात कर लेते हैं। PSL 8 का 18वां मुकाबला लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 17 रन से शिकस्त दे दी है। कजाफी स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स ने 20 ओवर्स में 148 रन बनाए। सिकंदर रजा ने 71 रन की जिम्मेदाराना इनिंग खेली। मोहम्मद नवाज और नवीन उल हक 2-2 विकेटें हासिल उन्होंने की हैं। आसान हदफ के ताकों में कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर कलंदर्स की मजबूत बॉलिंग के सामने हिम्मत हार गई जनाब और मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 131 रन ही बना सकी। लाहौर है और साहिर लोधी ने पूरा मैच बैठ के देखा था। साहिर भाई बताइए आपने क्या खोया, क्या पाया, किसकी गलती थी, किसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बताइए थोड़ा। खोया पाया कुछ नहीं होगा, एंजॉय। अच्छा, मैं बहुत आई रियली एंजॉयड इट, बिकॉज़ जब मैं ये कर रहा था तो मैं अपना रेडियो भी कर रहा होता हूँ, तो चल रहा होता सामने टीवी ना, तो इन्होंने 148 रन बनाए थे लाहौर कलंदर्स ने। और सिकंदर रजा जो थे उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था रेडियो पे, मैंने ये आप ये जाके इसको चेक भी कर सकते हैं, मैंने कहा ये बहुत आसान नहीं होगा, बिकॉज लाहौर कलंदर्स ना एक यूनिट की तरह से खेलते हैं और जो कि बाकी लोगों में बहुत मिसिंग है। एक बिलीव है कलंदर्स का कि नो मैटर व्हाट यू हैव टू फाइट। तो और जो सिकंदर रजा की इनिंग है, मैंने मेरे ख्याल में 2 ऐसी इनिंग्स देखी हैं। एक मैंने जावेद भाई की इनिंग्स देखी थी जो एडबिस्टन की थी, मैं शहर का नाम अगर भूल रहा हूं तो 72 रन उन्होंने स्कोर किए थे, नॉट आउट थे और सलीम जाफर के साथ उन्होंने 10 ओवर्स निकाले थे आखिरी खिलाड़ी के साथ। और एक इनिंग्स कल सिकंदर रजा ने खेली है जो मुझे PSL 8 के अंदर मैं समझता हूं उससे बेहतर इनिंग्स मैंने नहीं देखी है। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, आप ही का सवाल पूछ लेता हूं। सिकंदर की परफॉर्मेंस साजिद भाई आपको कैसी लगी? जो भी आपको शहरी को ग्रेट साहिर लोधी भाई को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर ही बहुत ही इम्पोर्टेंट और यहाँ जिस तरह हम बात कर रहे हैं बोल्ड न्यूज चैनल की, जहाँ तक बात हमेशा बात की स्पोर्ट के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, जिस तरह ग्रेट लोधी भाई ने बात की, सिकंदर रजा ज़ाहरी बहुत ही सियालकोट में रहते रहे, उसके बाद जिम्बाब्वे से जिस तरह उसने क्रिकेट खेली और जिस तरह आज लाहौर के लिए उसने इनिंग खेली है, 7 खिलाड़ी आउट हो जाएं और कोयटा मैच जीतने नहीं चाहती थी। अगर कोयटा की उमर गुल की बात करूं जो बॉलिंग कोच है कि नाहल उनकी कारकर्दगी है, उनके बॉलर ने उस तरह की बॉलिंग नहीं करी जिस तरह की करना चाहिए थी। मैंने अपनी किराए से अगर देखा जाए सिकंदर रजा ने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और लाहौर कलंदर ने प्रूव किया ये 8वें चैंपियन बनने की तमाम सलाहियतें वो अल्लाह ताला भी उनके साथ होता है जो हिम्मत के साथ खेले और फॉर ऑफ लीडिंग। तो सिकंदर नेशनल टीम में जगह बनाएंगे साजिद भाई? सिकंदर तो खेलते हैं जिम्बाब्वे की नेशनल टीम के लिए, वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग करके हम उनको शिफ्ट कर देंगे ना, पाकिस्तान इमिग्रेशन दे देंगे, पासपोर्ट भी दे देंगे, फिर शायद नेशनल टीम का हिस्सा बन जाए। छोड़े ना जिम्बाब्वे से, बोले हम उसको इंपोर्ट करने को तैयार है डॉलरों के बदले। है पाकिस्तानी जिम्बाब्वे चला गया था, उसको वापस लेकर आए। साजिद साहब मुझे ये बताएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने किसकी बनती है? साजिद आप बताइएगा। जगह बनती है आजम खान की। आजम खान नीड्स टू बी इन पाकिस्तानी टीम। आजम खान नीड्स टू बी इन। बिल्कुल, जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं हर को कह रहे खाता क्या है भाई। साजिद भाई बताइए, कुछ कह रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की साहिर भाई ने, यकीनी तौर पर आजम खान जो मेरे मोइन खान के बेटे हैं और यकीनी तौर पर जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है और ये टैलेंट है पाकिस्तान का, और जिस तरह उसने पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा जो उसकी अपनी टीम थी, जिस तरह उसने स्ट्रोक खेले, उसके बाद जो टाइम थी, सेक्शन जो थे छक्के चौके मारे और दुनिया की तमाम जो लीग खेलता है, तमाम दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करता है और पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ियों की जगह है। आजम खान एक बेहतरीन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है और वक्त आ गया है पाकिस्तान के खिलाड़ियों में नौजवान खिलाड़ियों को लेना,
बहुत जरूरी है। बड़ी अच्छी बात की है साजिद साहब आपने। मुझे ये बताएगा ये कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्या हो गया है? 5वीं इनकी शिकस्त है, ये क्या इनके बैड लक चल रही है? और दूसरा, कल इन्होंने ओपनिंग अपने बैट्समैन भी थोड़े चेंज किया, आई थिंक स्मिथ और यासिर के साथ इन्होंने ओपनिंग की थी, तो क्या ये ठीक किया था आपकी नजर में? नहीं, बिल्कुल गलत किया। और ये कोयटा जिस तरह हमने पहले भी कहा था चैंपियन टीम और चैंपियन टीम यकीनी तौर पर टीम गेम होता है। मोइन खान और नदी और सरफराज को सियासत की नज़र किया जा रहा है। और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, अगर मैं नवाज की बात करूँ, इफ्तिखार की बात करूँ, नसीम की बात करूँ, ये उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जिस तरह इनको दिखाना चाहिए। और मैं समझता हूँ इन दोनों को मायूसकुन कारकर्दगी के बाद इनको चेंज कर देना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान सुपर लीग में अगर इस तरह की कारकर्दगी होगी, कोयटा के खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हो, और नवाज इस तरह की कारकर्दगी जिन्होंने दिखाई, पाकिस्तान के लिए आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, उन्होंने रन बनाए, मगर पाकिस्तान सुपर लीग जो 8वां एडिशन कोयटा के लिए खेल रहे हैं, इतनी गैर मियारी कारकर्दगी दिखाई है। सरफराज को क्या हो गया है? सरफराज तो धोखा नहीं देता था, सरफराज चल के नहीं दे रहा, क्या हो गया सरफराज? फिल्म पुरानी हो गई ना, आपको याद ही नहीं डायलॉग। नहीं, देखें आप यकीनी तौर पर, क्योंकि मेरा शागिर्द है सरफराज जो बाई बर्थ यकीनी तौर पर 2 वर्ल्ड कप जीत गया है और 8वीं दफा कोयटा की कप्तानी कर रहा है, उसकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। और हम बहुत मायूस हैं सरफराज इस कारकर्दगी। आज भी उसने 28 रन बनाए, मगर सरफराज 28 रन का प्लेयर नहीं है। जहाँ पाकिस्तान के कमबैक करना है, आपने रिजवान से मुकाबला करना है, तो सरफराज को 100 बनाना पड़ेगा, 70 रन बनाने पड़ेंगे। 2020 क्रिकेट में आपको फ्रंट ऑफ लीडिंग जो सरफराज जिसके यहाँ से शोहरत आ चुकी मशहूर, मगर टीम गेम में जिस तरह मैंने आपको बताया, आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर दूं, मोइन खान और सरफराज के खिलाफ ये साजिश की जा रही है। उमर गुल जो बॉलिंग कोच है, मैं समझता हूँ उनके होते हुए बॉलर इस तरह की कारकर्दगी ना दिखाएं, इफ्तिखार उस तरह की कारकर्दगी, नवाज उस तरह की कारकर्दगी, और नसीम जो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बन चुके थे, मगर उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है। अगर मैं बात करते चलो, आप देखें हसीब खान एक नौजवान टैलेंटेड लेफ्ट हैंड बैट्समैन आया, उसका ताल्लुक पेशावर से, कोयटा से, उससे क्या इनिंग की है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। ये फीचर है पाकिस्तान के। साल लोधी भाई ने बात की आजम खान की, तो आजम खान बर्थ कर क्रिकेट आया, तो ऐसे लड़कों को मौका देने चाहिए। हमारा काम है क्रिकेट पर तजिया करना, मगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो सीनियर खिलाड़ी जिस तरह की कारकर्दगी दिखा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की टीम बहुत पीछे चले गई। अच्छा साथी साहब, फाइनली इस्लामाबाद और कराची, क्या लग रहा है आज आपको? देखिए फिर वही बात होगी मेरे भाईजान पे बात है कि फिर लोग ये कहते हैं वसीम अकरम थोड़ी खेल रहे हैं। आप मुझे बताइए, कराची किंग या मोहम्मद वसीम की कारकर्दगी खुद तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। जो आदमी टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर ये पता है 3 मैच आप पहले बैटिंग करते हुए हार गए, और जिस तरह की कप्तान आप बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस तरह के मैंने हमेशा बात की, फ्रंट लीडिंग उन्होंने उस तरह की नहीं करी। और लास्ट मैच में भी आप मुझे बताइए किस तरह टीम उनकी खेली है और जिस तरह उनकी कारकर्दगी है। अच्छा, वैसे आज साजिद साहब ये भी कह रहे हैं कि ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं की इस दफा कराची ने। कराची की ड्राफ्टिंग की जहाँ तक बात हुई, बहुत ही हैदर की बात करूंगा। हैदर को उस तरह के नहीं है, हैदर उस तरह शदील उस तरह के प्लेयर नहीं है, पास हो गए। और बिल्कुल सही है, पिका जो बॉल प्लेयर जो उन्होंने सही चॉइस नहीं करे, मगर सारा मर्द की दवा वसीम अकरम थोड़ी है, जो भी उठता वसीम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हेडो में इतना नजर आते हैं ना वसीम अकरम के, हर कोई वसीम अकरम कहते हैं, समझता अभी कपड़े धोना शुरू हो जाएंगे। ये बताइएगा साजिद भाई कि आज कराची गेम्स शुरू हो रहे हैं, तो उसमें 44 गेम्स हैं, 44 गेम्स हैं क्रिकेट के अलावा। प्लीज उनको भी फॉलो कीजिएगा, उन पर भी तज्जिया लेंगे आपसे। हाँ, सिर्फ क्रिकेट नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल लेंगे तला जुदे भाई, यकीनी तौर पर। थैंक यू सो वेरी मच साजिद भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आप फाइनली बताएं किसको आज सपोर्ट मत कराची? नहीं, आई सपोर्ट बोथ ऑफ देम, लेकिन आई थिंक आई एम विशिंग द बेस्ट। आजम को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं ना साहिर भाई के मोटा है। नहीं, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, भले मोटा है। आजम नीड्स टू बी इन पाकिस्तान डेफिनेटली। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। उसने जो इनिंग्स खेली है, एंड लकीली यू नो आई हैव बीन वाचिंग ऑल द मैचेस, तो मुझे लग रहा है कि आजम को अगर हम नहीं लेंगे तो हम ये पाकिस्तानी टीम के साथ नाइंसाफी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई टीम ये सोचती है कि वो कलंदर्स को हराएगी, तो कलंदर्स के बिलीव को शेक करना पड़ेगा उस पूरी टीम को। तो उन्होंने इर्तुगुल 2-3 बार देखा है। कल जो कलंदर्स जैसे खेले हैं ना, it was not a team, it was a belief that was playing, it was a belief that we want to win। और ये मेरे ख्याल है हमारे पॉलिटिशियंस को भी देखना चाहिए, लाहौर कलंदर्स को, कि कहां से नहीं, this is true, at one point कलंदर्स were the worst team, and right now हमारी पॉलिटिशियंस जो है ना सर, वो इदारों को देख रहे हैं, कराची में बैठे हुए हैं, तो मेरी बेस्ट विशेस कराची किंग्स के साथ है। अल्लाह करे वो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि आजकल गुड लक चल तो नहीं रही, दुआओं की उन्हें जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस टीम को जितवा दे। बू बू। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम
बैक। अब कुछ मौसम का अहवाल आपको बताते हैं। तो जनाब महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है कि मगरबी हवाओं का नया सिस्टम जुनूब की जानिब बढ़ा तो गरज चमक के साथ बादल बन सकते हैं, और मैं चाहती हूँ बादल बने क्योंकि गर्मी कराची में तो काफ़ी हो रही है। 6 मार्च तक मजीद गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। दूसरी जानिब बालाई और वस्ती पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है। बाज़ मकामात पर यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फ भी पड़ेगी। अहम शहरों के टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो आज कराची में कम से कम 21 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री का इम्कान है। इस्लामाबाद में बारिश के साथ कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। लाहौर में कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा हरारत 28 रहने का इम्कान है। पेशावर की बात की जाए तो वहाँ पर कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो मौसम जनाब अब तब्दील हो रहा है, अपना ख्याल खुद रखें क्योंकि मौसम चेंज होता है तो कुछ वायरल आ जाता है, तो लिहाजा अपना ख्याल रखना है। अब हम वापस चलते हैं तला जतोई के पास। ख़वातीन व हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि दुनिया का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल अब पाकिस्तान में भी बढ़ता जा रहा है, मकबूल होता जा रहा है और प्रमोट किया जा रहा है। थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है। हम क्रिकेट के अलावा किसी और खेल को भी अब लिफ्ट कराना शुरू हो गए हैं। फुटबॉल की बात करें तो इस वक्त स्टूडियो मेरे साथ एक बड़ी अच्छी अकेडमी के, बड़े अच्छे फुटबॉल क्लब के इस वक्त CEO भी मौजूद हैं, खिलाड़ी भी मौजूद हैं। बिना आपको इंतजार कराए उनका तारुफ कराता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ शहजाद साहब, आरिफ शहजाद जदून साहब, जो कि CEO हैं गैरिसन फुटबॉल अकेडमी के, जो यकीनन पाकिस्तान में इनके 4 बड़े क्लब्स हैं, कराची में, हैदराबाद में, खारिया में, चौथा बता रहे हैं कराची के इलाके DHA में आने वाला है। साथ साथ उनके 2 हमारे पास इस वक्त एथलीट्स मौजूद हैं, फुटबॉलर्स मौजूद हैं, बच्चियां 2 बड़ी प्यारी सी, निदा करीम एंड मलिहा करीम। आप तीनों को मैं वेलकम कहूंगा दुनिया बोल है में। और ये बताइए फुटबॉल जदून साहब, पाकिस्तान में परवान चढ़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें फ़ुटबॉल के हवाले से अपने पास इनवाइट किया, क्योंकि क्रिकेट के अलावा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई किसी भी गेम को प्रमोट करना चाह रहा हो। तो बोल का बहुत शुक्रिया कि आपने फ़ुटबॉल के लिए हमें बुलाया। फ़ुटबॉल इंशाल्लाह परवान चढ़ता जा रहा है और जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का एक नाम होगा और दुनिया में इसका एक नाम होगा। आपने अभी हालिया देखा होगा कि हमारी जो गर्ल्स टीम है पाकिस्तान की, सऊदीया में एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आई है। मिडफील्ड से गोल मारा था। एग्जैक्टली, मिडफील्ड से कैप्टन ने गोल किया और वो बहुत लाइक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे उसकी बड़ी धूम है उस गोल की। और मैनेजर मेरा दोस्त है अदील रिस्की, उसका नाम लेना जरूरी है जी। अदील रिस्की ने बहुत मेहनत की है टीम के ऊपर और उनको काफ़ी सारा लोग अपने निशाने पे भी ले रहे हैं, जो कोच नहीं हो सके। डेफिनेटली हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, कोचेज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन तमाम कोचेज़ एक साथ नहीं कहीं काम कर सकते। डेफिनेटली एक टाइम आता है एक कोच का। तो अभी अदील रिस्की ने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम है। हमें चाहिए की जो काबिलियत है वो फिर स्टूडेंट्स जब परफॉर्म करते हैं तो पता चल जाता है कि कोच कैसा था। निदा और मलिया भी जनाब साथ मौजूद है। हमने अक्सर देखा है बॉयज़ जो है वो तो कहते हैं ना फ्रिकिंगली क्रेजी होते हैं फुटबॉल को लेके और ऐसे तला खेलते हैं कि हमारे घर में बदल गया है। वैसे तो मेरी बेटियां ज्यादा शौक रखती हैं बेटे से। हमारे घर में जो बच्चे हैं यकीन कीजिए उन्हें खाने की होश नहीं होती है, वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं और क्या ज़बरदस्त खेलते हैं, तो बगैर किसी कोच के भी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले निदा आप बताइएगा कि आपको शौक कब से था और पेरेंट्स की क्या सपोर्ट रही? ओके, व्हेन आई वाज 13 तो मैं अपने कम्युनिटी में मैं दूसरे बच्चियों को देखती थी तो वो लोग फुटबॉल खेलने वीकेंड्स पे कहीं जाते थे ना। वाज सो क्यूरियस कि कहाँ जाते हैं यार आप लोग, मतलब मुझे भी बताएं। तो दे वर लाइक कि हम लोग फुटबॉल खेलते हैं ना। वाज लाइक यार ये लोग खेलते तो मैं क्यों नहीं खेले। देन आई स्टार्ट टॉकिंग टू माई पेरेंट्स दैट आई ऑल्सो वांट टू प्ले फुटबॉल। सो दे वर लाइक कि देखें अगर आप कर सकते हैं तो गो फॉर इट, वी विल सपोर्ट यू। देन आई गो फॉर इट एंड आई स्टार्ट लर्निंग। स्टार्ट में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई उस चीज़ में एडजस्ट होने में, क्योंकि आप एक अलग माहौल में आ जाते हैं बिल्कुल। बाकी थैंक्स टू अल्लाह, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, उन्होंने इतना सपोर्ट किया तो आज हम यहाँ पे आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। मलिया आप बताइए, व्हाट्स योर स्टोरी, आपने कब शुरू किया? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने स्टार्ट किया निदा की तरह ही, ये हम दोनों साथ फुटबॉल फेलोज़ हैं और हमारी स्टार्टिंग एक साथ ही हुई थी। मैंने भी स्कूल में बॉयज़ को खेलते हुए देखा और वहाँ कोई लड़कियाँ नहीं खेलती थी और उनको देख के मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि आई शुड बी द फर्स्ट गर्ल टू प्ले इन माई स्कूल। तो वेल आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। पेरेंट्स की तरफ से भी मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट मिला। मेरे हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते, बट हमारे पेरेंट्स का बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें बहुत हम भी आपके पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सपोर्टिंग योर डॉटर्स एंड प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड प्रमोटिंग फुटबॉल स्पेशली। मुझे ये बताओ, आप दोनों से छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, फुटबॉल में ऐसा क्या है निदा जो किसी और खेल में नहीं?
फुटबॉल में मेरे ख्याल से ये है कि आपके बॉडी का हर एक पार्ट उसमें जो है इन्वॉल्व होता है। आप फिज़िकली, मेंटली, आप हर तरह से एक्टिव होते हैं और ये आपके सिर्फ गेम में ही नहीं, आपके जो है ना डेली लाइफ में भी आपको जो है हेल्प आउट करता है। माशाल्लाह। मलिया, आपका आंसर? मुझे क्राउड का ज़्यादा मज़ा आता है फुटबॉल में। जितना क्राउड सपोर्ट करती है फुटबॉल को, उतना मेरा नहीं ख्याल किसी और गेम में क्राउड सपोर्ट करती है, और उनकी वजह से हमारा गेम और जोश। जदून साहब, योर आंसर टू द सेम क्वेश्चन? देखें जी, मुझे फुटबॉल में क्यों मज़ा आता है? क्यों मज़ा? फुटबॉल मुझे एक जनूनी गेम लगता है। मुझे लगता है कि फुटबॉल से अच्छा इस दुनिया में कोई गेम नहीं। क्या बात? क्योंकि मैं एज अ फुटबॉलर रहा हूँ तो मुझे फुटबॉल से लगाव है, और मुझे लगता है कि फुटबॉल खेलने से आपका की फिटनेस बहुत अच्छी होती है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो बॉल के शायकीन हैं, एक फुटबॉल टीम होती है जो वेटरन टीम कहलाती है 45 प्लस की, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम वेटरन टीम का प्लेयर हूँ। मेरी जो एज है वो 45 प्लस है, मुझसे ज़्यादा जवान लग रहे हैं भाई। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पाकिस्तान इंटरनेशनल वेटरन जो टीम है उसका बिल्कुल रुकन हूँ और अभी खेल। अब यही सवाल आप मुझसे पूछिए, आपको फुटबॉल क्यों पसंद है? मुझे फुटबॉल इसलिए पसंद है कि उसमें जो है ना आपको 30-30, 40-40 मिनट खड़े होकर यूं फील्डिंग नहीं करनी पड़ती है, जिसमें कोई फिजिकल फिटनेस नहीं चाहिए होती है, फिर बंदे मोटे हो जाते हैं, हल्की सी डाइव मारते हैं, सीने पे चोट लग जाती है। मुझे फुटबॉल इसलिए पसंद है कि हर ओवर के बाद उसमें ऐड नहीं आता। यहाँ क्रिकेट देखने बैठो 1,99,000 मरतबा आपको ऐड देखनी पड़ती है, ऐड रट जाती है। इतना बड़ा नाकद है यार, बस करो ना यार, क्रिकेट को छोड़ दो। 45 मिनट्स नॉन स्टॉप एक्शन होता है, खिलाड़ी मुसलसल भाग रहा होता है, उसकी बॉडी चैलेंजिंग पोजीशन में होती है, उसकी फिटनेस उसको बोल रही होती है कि और मेहनत कर, स्टैमिना बना। तो जो मजा फुटबॉल में है, क्रिकेट करीब भी नहीं गुजर सकता। आपने अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप का फाइनल देखा होगा? जी हाँ। आपको पता लगा होगा कि वाकई फाइनल है। फाइनल ने बताया तो फाइनल हो, हिला के रख दिया सबको। आप इसी तरह क्रिकेट के फाइनल का भी देख लें तो वो इस थ्रिल के साथ कैच ड्रॉप कर दिया था शाहीन शाह अफरीदी ने, फिर हम वर्ल्ड कप फाइनल हार गए थे, बड़ी इज्जत हुई थी हमारी। बस छोड़ दो क्रिकेट का पीछा तला, फॉर गॉड सेक। मुझे ये बताओ, स्टडीज का क्या मतलब सिस्टम है? पढ़ रहे हो या रुक गए हो या किस तरह मैनेज कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल स्टडीज बिल्कुल साथ ही है, क्योंकि पढ़ाई अव्वलीन दर्जा है हमारा। बिल्कुल, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप किसी चीज़ में आगे नहीं जा। अगर हम खेल भी रहे हैं तो हम बाहर जाते हैं किसी और कंट्री में, तो वी मस्ट स्पीक इन एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। और स्टडीज़ हमें इथिकली और बहुत ज़्यादा उसमें मोटिवेट करता है, हेल्प आउट करता है। तो ये है कि आई एम इन यूनिवर्सिटी राइट नाउ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड इन माय एकेडमिक्स। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हैं? बीबीए कर रही हैं, क्या कर रही हैं? आई एम डूइंग बीएस इंग्लिश। बीएससी इंग्लिश। आप क्या कर रही हैं मलिया? मैं जो है वो रिसेंटली लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं स्कॉलरशिप फुटबॉल की फुल स्कॉलरशिप पे वहाँ पढ़ रही थी IR, बट कुछ टाइम पहले ही मैं अपने पेरेंट्स की वजह से वापस कराची आई हुई हूँ। अच्छा, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। जदून साहब, विल कम बैक टू यू। आगा बहिश्ती को हम वेलकम करेंगे। आगा बहिश्ती हमेशा प्रेडिक्शंस के लिए हमारे साथ होते हैं। आगा बहिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रेडिक्शन आपसे आज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, मुल्क का मुस्तकबिल मुआशी और सियासी तौर पर आप क्या देख रहे हैं बहिश्ती साहब? ये जब से आपने मेगा स्टार कहा है ना तलहा को, तो उन्होंने सोचा मैं पहले आगाज मैं ही करूंगा आगा साहब से, सहरिश नहीं बोलेगी। मैं भी तो मरासिम बढ़ाऊं, ताल्लुकात बढ़ाऊं। वैसे एक बात तो तय है, तला भाई तो है स्टार, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई लव यू माशाल्लाह। आबाद रखे। आप बहुत ही जबरदस्त है, दोनों ही आप लोग पाकिस्तान के हीरो हैं। आपने मेरी भी तारीफ कर दी थोड़ी सी। और आप दोनों पाकिस्तान के हीरो हैं। इस वक्त मसाइल के ऊपर बात देखिए तला भाई, और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो जवाल के शिकार है। जैसे गुज़श्ता मुस्तकिल प्रोग्राम में हम आपसे भी बात करते आ रहे हैं आपके चैनल के थ्रू, और मैंने आपके चैनल में कहा था कि 300 क्रॉस कर जाएगा पेट्रोल और डॉलर दोनों। यही सूरत हाल अब पाकिस्तान की जवाल की कैफियत है, और इन हुक्मरानों की जो सितारे हैं वो इतनी जवाल पर हैं, पस्ती पर हैं, और उसका असरात ज़ाहिर बात है मुझे पर, आप पर, अवाम पर और मुस्तकबिल पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की, मुझे नहीं लगता कभी इस हालत में पाकिस्तान आया होगा, और जवाल की कैफियत पर मौजूद है मौजूदा हुक्मरान। आपको मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज हो या 10 दिन बाद हो या 50 दिन बाद हो, ये हुक्मरान जो आज हम टीवी पे देख रहे हैं, खुसूसन शहबाज शरीफ और उनके जो बहुत सी टीम है, हम आने वाले इलेक्शन में बिल्कुल नहीं देखेंगे। और ये 10 दिन बहुत अहम है। मुझे लगता है इस 10 दिन में कोई बड़ा फैसला होने वाला है,
और मुमकिन ये भी है कि शहबाज शरीफ का सितारा गिर जाए और हमेशा के लिए डूब जाए, और क्योंकि इस वक्त गिरने की पोजीशन पर खड़ा सही है। आप ये बता रहे हैं कि अगले 10 रोज काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं और बड़ा फैसला कोई होने वाला है और चीजें तब्दील होने वाली हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करे। का भी थैंक यू अदा कर दें, हम शुक्रिया अदा कर दें। उन्होंने बड़ी खबर दे दी है कि 10 दिनों में कुछ होने वाला है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मुल्क को बचाए सियासी, मुआशी और मुआशरती तौर पर। आरिफ शिजात साहब जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानते हैं गैरिसन फुटबॉल अकेडमी के CEO हैं। अब मकसद क्या था जदून साहब, आपने क्यों शुरू की है अकेडमी, चाहती क्या है, विजन क्या है, कुछ बताएंगे? गैरिसन फुटबॉल अकेडमी का जो मेन विजन है वो ये है कि हम सोशल मीडिया से बच्चों को निकालें। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे गैजेट्स में घुसे रहते हैं, स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, उनकी हेल्दी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। गैरिसन का मकसद ये है अकेडमी का कि वो आएँ, सोशल मीडिया से निकलें, हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, ताकि उनके आने वाले दिन, आने वाला वक्त वो एक सेहतमंद माशरे का हिस्सा बन सके। और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने गैरिसन अकेडमी का, गैरिसन कमांडर्स का, कि जिन्होंने इतनी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी दी। और हम आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आपके लिए बड़े बड़े कायन हैं। जदून साहब हमारे लिए सैरिश के लिए शील्ड लाए और मेरे लिए जर्सी लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। है और आपके लिए सर, या आपकी जिसामत के हिसाब से मेरी साइज की लेकर आए। तो मैं खड़ा हो गया तो मैं फ्रेम से कट जाऊंगा ज्यादा, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच। गैरिसन फुटबॉल अकेडमी, जो शीला की बड़ी प्यारी सी जर्सी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। उम्मीद करता हूं अपने व्यूअर्स को हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर। थैंक यू सो मच फॉर द जर्सी। आपको हमारी दुआएं हमारे साथ हैं। कीप शाइनिंग, खुश रहें, खेलती रहें जनाब। हमें मुझे जर्सी मिल गई है, सैरिश को शीट मिल गई है, आप जाके कुछ और लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।